देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है? यस मैम। अच्छा, गुड मॉर्निंग सोमनाथ। गुड मॉर्निंग सोमनाथ। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग आज जो है, देखो हम लोग का परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चल रहा था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग। तो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जो है आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम। यहाँ पर 4 टॉपिक है। ठीक है, रेशियो एक अलग टॉपिक, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम। तो आज हम लोग रेशियो सीखेंगे और ये चारों टॉपिक ही बहुत आसान होता है। ठीक है, तो सबसे आसान तो रेशियो है, तो रेशियो आज हम लोग करेंगे। यहाँ पर देखो रेशियो में क्या क्या सीखना है, ओवरव्यू में दिख रहा है हम लोग को। इनवर्स रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियोज, इनवर्स में ट्रिप्लिकेट, डुप्लीकेट, तो ये सारी चीज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला बात है कि रेशियोज का यूज कैसे होता है। ठीक है, रेशियो क्या है, जैसे तुम लोग पार्टनरशिप कर रहे हो, भी अकाउंट्स में हम लोग का पार्टनरशिप चल रहा है। ठीक है, वहां पर तो हम लोग रेशियो का बात बहुत बार करते हैं। ठीक है, PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, मतलब प्रॉफिट को कैसे शेयर करना है उसके लिए बना हुआ रेशियो, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रेशियोज का मतलब क्या होता है, बेसिकली कंपैरिजन होता है। ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ 2 or more quantities of same kind। ठीक है, सेम काइंड, एक ही जैसे चीजों का कंपैरिजन। एक ही जैसा चीज दो या दो से ज्यादा, एक ही जैसा चीज का मतलब जैसे देखो कि जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हम लोग बोल रहे हैं कि ये एक पर्सन है और ये एक पर्सन है। ठीक है, सपोज ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। ठीक है, इनके पास है 20 रुपीज, इनके पास है 10 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कितना पैसा किसके पास है। तो कंपैरिजन करने पे हम लोग ये बोल सकते हैं मिस्टर ए के पास मिस्टर बी से 2 टाइम्स ज्यादा पैसा है। ठीक है, देखो क्योंकि इनके पास 20 है, इनके पास 10 है, तो मिस्टर बी के पास, या फिर हम लोग ऑपोजिटली बोल सकते हैं मिस्टर बी के पास मिस्टर ए से हाफ हाफ अमाउंट में पैसा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास कम पैसा है। तो अगर कितना ज्यादा पैसा है कंपेयर करते हैं तो मिस्टर ए के पास ज्यादा पैसा है कंपैरिजन टू मिस्टर बी। और अगर पूछा जाए कि किसके पास कम पैसा है तो मिस्टर बी के पास कम पैसा है कंपैरिजन टू मिस्टर ए। ठीक है, अब ये कंपैरिजन को हम लोग रेशियो में जो है डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रेशियो को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये देखो 20, यहाँ पर देखो पहले अगर हमें ये बताए कि किसके पास ज्यादा पैसा है तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं मिस्टर ए हैज 2 times more amount than मिस्टर बी। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि 2 टाइम्स ही ज्यादा है, 2 टाइम्स ही ज्यादा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर 20/10 लिखेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आ गया। ये देखो ये क्या था, ये रुपीस था, ये क्या था, ये भी रुपीस था। 0 0 कैंसिल आउट, 2 रुपीस, रुपीस भी कैंसिल आउट। ठीक है, डिवाइड हुआ तो सारी चीज कैंसिल आउट हो जाएंगे। रुपीस क्या है, यूनिट है। यूनिट का मतलब किसी भी डेटा को हमें अगर प्रॉपरली डिफाइन करना है तो यूनिट बोलना पड़ता है, अदरवाइज डेटा का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे अगर कभी तुम लोग मान लो जा रहे हो मार्केट में जो है चावल खरीदने, ठीक है, या फिर मान लो कि जो है आटा खरीदने या तेल खरीदने जा रहे हो, तो जाके बोलोगे तेल दे दो, ऐसा नहीं होता है। जाके बोलोगे आटा दे दो, या फिर वेजिटेबल्स जाके बोलोगे पोटैटो दे दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमें बोलना पड़ेगा ना, तो फिर दुकानदार पूछेगा ना भाई कितना चाहिए। अगर पोटैटो ले रहे पूछेगा कितना किलो चाहिए। ठीक है, अगर जो है हम लोग अगर आटा वाटा ले रहे हैं तो उसमें भी पूछेगा कितना किलो चाहिए। तो इस तरह से कुछ पीसेस में होता है चीज, कुछ जो है पैकेट्स में होता है, कुछ लीटर में होता है। तो ये सब चीज जो है हमें यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये जितना भी मैंने बोला किलो, ठीक है, ये सब क्या है, किलोग्राम, यूनिट है। ये सारी चीज जो है यूनिट है, या फिर लीटर, ये भी यूनिट है।
ये भी यूनिट है। तो यूनिट बिना जो है हम लोग कोई चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूनिट क्या है, रुपीस। ये पूरे जो मैंने स्टोरी बनाया इसमें यूनिट क्या है, यूनिट है रुपीस। हम लोग क्या करें, कंपेयर करें किसके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, किसके पास कम है वो भी कंपेयर कर सकते हैं। तो किसके पास ज्यादा पैसा हम लोगों ने कैसे पता किया कि मिस्टर ए के पास मिस्टर बी से 2 टाइम्स ज्यादा पैसा, तो कंपैरिजन हो गया, ठीक है। दोनों के पास जो अमाउंट अवेलेबल है उसमें हम लोगों ने क्या किया, कंपैरिजन किया, ठीक है। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड हमेशा होना चाहिए, अदरवाइज कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, मैंने अकाउंट्स का भी टेस्ट लिया, ठीक है, और मैंने मैथ का भी टेस्ट लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मान लो कोई एक जन को, ठीक है, तुम लोगों में से कोई एक जन को मान लो अकाउंट्स में मिला, मैंने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया दोनों में, ठीक है। तो एक जन को मान लो 15 मिला है और यहाँ पर भी मिला है, तुम लोग को मान लो यहाँ पर मैथ में लिख लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 14 मिला है, ठीक है। तो ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, ये दोनों कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि ये अकाउंट्स का टेस्ट है, ये मैथ का टेस्ट है, ठीक है। ये मान लो मैंने एक जन का टेस्ट लिया, ठीक है, ये दूसरे पर्सन का टेस्ट है, ठीक है। मतलब ये अकाउंट्स का टेस्ट इसका आया है, इसका नाम दे देते हैं पी, इसका नाम दे दिया मैंने क्यू, ठीक है। पी को 20 में 15 मिला है, क्यू को 20 में 14 मिला है, तो हम ये नहीं बोल सकते इसको अच्छा मिला है, इसको उससे थोड़ा सा खराब, क्योंकि इसका 14 है। जस्ट हम समझाने के लिए बोल रहे, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकाउंट्स का टेस्ट का नंबर है, ये मैथ का टेस्ट का नंबर है। अगर कंपेयर करना ही है तो दोनों के अकाउंट्स टेस्ट का ले लो, दोनों का मैथ टेस्ट का नंबर ले लो, तभी कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंपेरिजन होने के लिए सेम काइंड होना जरूरी है, ठीक है। जैसे देखो ये दोनों रुपीस था तो हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, ठीक है। अगर रुपीस के अलावा कुछ और होता है तो हम लोग मतलब एक रुपीस है एक कुछ और है तो हम लोग कंपेयर नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो क्लास में कितने स्टूडेंट है और टीचर को कितना सैलरी मिलता है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास और एंड द सैलरी ऑफ ए टीचर, द सैलरी ऑफ ए टीचर, एक टीचर को क्या सैलरी मिलता है, ये दो चीज कभी भी कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। ये जो चीज है ये नॉट कंपेरेबल है। क्यों नॉट कंपेरेबल का रीजन क्या है, क्योंकि ये सेम काइंड में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। कंपेयर करने का मतलब ही क्या है कि सेम चीजों में कंपेयर करेंगे ना, अकाउंट्स टेस्ट के रिजल्ट के साथ तो मैथ का टेस्ट का रिजल्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं वैसे ही। या फिर मान लो क्लास 9 का रिजल्ट के साथ क्लास 12 का रिजल्ट का कंपैरिजन होगा, नहीं होगा, दोनों अलग चीज हो गया ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास और एंड द सैलरी ऑफ ए टीचर, ये कभी भी कंपेरेबल नहीं, क्योंकि ये सेम काइंड में नहीं है। तो रेशियो क्या है, पहला बात है कंपैरिजन है, ठीक है। और लेकिन सेम काइंड ऑफ चीज होना चाहिए, क्योंकि कंपेयर अपने आप में ये बताता है कि एक ही जैसा चीज नहीं होगा, तो कंपैरिजन करना कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ये देखो, ये तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, लेकिन इसको अगर रेशियो फॉर्मेट में बताना है तो 20/10 को ₹20/10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये कैंसिल आउट, 2:1, ठीक है। रेशियो को ऐसे लिखा जाता है, या फिर पहले ऐसे लिख लो 2/1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई, रेशियो हमेशा ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, मतलब लिखा जाता है। जैसे अभी अकाउंट्स में हम कैलकुलेट करवाते हैं तो हमेशा सिंप्लीफाई नहीं करते, क्योंकि उससे कैलकुलेशन मतलब जल्दी होता है। जैसे मान लो ऐसा है 10:12:14, क्योंकि कैलकुलेटर मेरे पास अवेलेबल रहता है तो हम इसको सिंप्लीफाई किए बिना इसे डायरेक्टली ऐसे 36 करके फिर 10/36 12/36 लिख देते हैं। बट ये क्यों लिखते हैं, ये इसलिए लिखते हैं ताकि मेरे पास कैलकुलेटर है तो फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन रेशियो जो मैथमेटिकली अगर देखो तो रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। जैसे इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा हर एक डेटा, तो 5 6 और ये 7, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा। तो रेशियो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है हमेशा डिफाइन करना चाहिए। बाकी ये कैलकुलेशन के लिए हम नहीं करते हैं या फिर तुम लोग भी नहीं करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये इसका एक फीचर्स बता रहा है कि रेशियो को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलते हैं। ऐसे 20/10 भी तो लिख सकते थे, बट ये 2/1 लिखा, ठीक है, 2/1। अब इसको अगर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि तुम लोग को पता है ये रेशियो होता है, ठीक है, ये इज टू बोला जाता है, 2:1, ठीक है, 2:1, ठीक है। ये हो जाता है हमारा रेशियो का जो है मतलब प्रेजेंटेशन का तरीका। तो अगर हमारे पास 2 क्वांटिटी है सेम टाइप में और उसे अगर हम लोग फ्रैक्शन, ये क्या हो गया, ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्मेट, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशियो, ठीक है। फ्रैक्शन का रेशियो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम बताते हैं, ये देखो
ये देखो ए रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ये देखो ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड अगर होता है देन द फ्रैक्शन a by b इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ a to b इज रिटन एज a is to b। a to b को हम लोग a is to b में लिख सकते हैं, ठीक है। इसे एक्चुअली क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। इसको रीड कैसे करते हैं, 2 to 1, ठीक है। जैसे a by b लिखेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, a to b ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी बी ई लिख दिया मैंने गलती से, a to b, और a is to b लिखोगे तो ये हो जाएगा हम लोग का रेशियो, ठीक है। ये रेशियो फॉर्मेट हो गया। ये तुम लोग को पता था, ये कोई नया चीज नहीं था कि रेशियो कैसे लिखा जाता है, लेकिन हाँ क्यों रेशियो हम लोग यूज करते हैं वो थोड़ा सा हम लोग समझ लिए तो बेटर होगा हमें कंसेप्ट समझने के लिए। अच्छा अब देखो इसका यूज कहाँ पर होता है, यूज कहाँ पर होता है, यहाँ पर बोला है देखो, वी यूज रेशियो इन मेनी वेज इन प्रैक्टिकल फील्ड। प्रैक्टिकली हम लोग बहुत सारी जगह पे रेशियो को यूज कर सकते हैं। जैसे इट इज गिवन दैट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन द गिवन रेशियो। जैसे मान लो हम लोग के पास 15 रुपीज है, हमें क्या करना है, ये तीन बच्चे में इक्वली डिवाइड करके दे देना है, ठीक है। तो तीनों में इक्वली दे देना है, तो मतलब इसको भी 5 रुपए मिलेंगे, इसको भी 5 रुपए मिलेंगे, इसको भी 5 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो रेशियो क्या बन गया, ये देखो सभी को रुपीज डिवाइड किया गया है, तो कंपैरिजन सभी का इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो 5:5:5, ठीक है। इसीलिए देखो कंपैरिजन 2 और मोर, ये देखो ये 2 का कंपैरिजन नहीं था, मतलब ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ए को बी से ज्यादा या कम मिला, बराबर मिला। बी और सी में कंपैरिजन करो बराबर मिला, ए और सी में कंपैरिजन करो तो भी बराबर मिला, है ना। तो रेशियो ऐसे बन जाएगा 1:1:1, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमें कुछ डिवाइड करना है तो हम लोग रेशियो का यूज कर सकते हैं। फिर क्या बोला है देखो, इफ फर्स्ट पार्ट इज गिवन देन वी कैन फाइंड आउट टोटल अमाउंट एंड अदर में कभी फर्स्ट पार्ट दे दिया, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था 15, ठीक है। तो तीनों में इक्वली डिवाइड करना है, तो पहले वाले पर्सन को 5 मिला तो बाकी दोनों को कितना मिलेगा, अगर ऐसा हमें पूछा जाए तो भी हम लोग रेशियो के थ्रू से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें रेशियो दिया हुआ है, जैसे मान लो हमें बोल दिया है 1:1:1 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, देखेंगे आगे कैसा क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली अगर हमें किसी को कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना है पर्टिकुलर जो है रेशियोज में, तो हम लोग मतलब इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर क्या बोला है, इन द केस व्हेन द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज गिवन, मान लो स्कूल में कितने बॉयज और गर्ल्स है उसका रेशियो दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज आल्सो गिवन और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया हुआ है, देन इफ वी नो द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ दैट स्कूल बाय यूजिंग रेशियो। मतलब जैसे हम बताते हैं, मान लो एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 2:3, ठीक है। ये बॉयज है ये गर्ल्स है, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट है 15, टोटल स्टूडेंट है 15, ठीक है। देन इफ वी नो द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, अगर हमें पता है कि स्कूल में बॉयज कितने हैं, ठीक है। बॉयज है, टोटल बॉयज हम लोग मान लेते हैं कि टोटल बॉयज है यहाँ पर 4, ठीक है, नहीं 6, ठीक है। टोटल बॉयज मान लेते हैं कि टोटल बॉयज अगर 6 है तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि गर्ल्स कितनी होंगी। तो सिंपल 5:3 वैसे तो देखो 6 बॉयज है तो माइनस करेंगे तो मिल जाएगा, वैसे रेशियो में हम बताते हैं 9 हो जाएगा, 9 + 6 15 होता है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो यूज तो जो है क्वेश्चन से पता चल जाएगा कितने तरीके से हम लोग इस रेशियो को यूज कर सकते हैं। एक यूज तो तुम लोग अकाउंट्स में देख ही रहे हो कि कोई भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रेशियो का यूज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन पीएसआर रेशियो में हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कभी गेनिंग रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं, तो ये सब भी यूज होता है, ठीक है। अच्छा अब कुछ टर्म्स जो हमें मैथमेटिकली पता करना पड़ेगा। रेशियोज में हमेशा ये जो पहला टर्म होता है इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म और टर्म, ठीक है। और इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंड टर्म, ठीक है। और ये दोनों को क्या बोलते हैं, ये दोनों को ही बोला जाता है टर्म, दो हो या दो से ज्यादा हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। अच्छा इसका और एक नाम भी है जो पता कर लो, एमसीक्यू में आ सकता है, फर्स्ट टर्म या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं एंटीसीडेंट। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म को कंसिक्वेंट,
ठीक है, ऐसा ये जो है टर्म्स याद रखो, फर्स्ट सेकंड याद रह जाएगा, एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट ये भी याद रखना है क्योंकि हमें एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो रेशियो का पहला टर्म को फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट, और जो नेक्स्ट टर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंड टर्म या फिर कंसीक्वेंट। ठीक है, सेकेंड टर्म या फिर कंसीक्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखो ये जो है 2:1 ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म, और ये हो जाएगा एंटीसीडेंट या फिर सेकेंड टर्म, सॉरी एंटीसीडेंट बोल रहे, सेकेंड टर्म या फिर कंसीक्वेंट। ठीक है, सेकेंड टर्म या फिर कंसीक्वेंट बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर रेशियोज का एक रूल्स देखेंगे। अगर हम लोग रेशियो के दोनों टर्म को सेम अमाउंट से मल्टीपल या डिवाइड करते हैं तो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आता है। जैसे कि ये वाला चीज हम समझा रहे हैं, ये जो रिमार्क्स है देखो क्या बोला है, बोथ टर्म्स ऑफ ए रेशियो कैन बी मल्टीपल्ड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, नॉन जीरो होना चाहिए। क्यों, ये बताते हैं, इस पॉइंट का लॉजिक बताते हैं। देखो तो यहाँ पर जैसे हम एक रेशियो ले लेते हैं, सपोज की मैंने ले लिया 4:5। ठीक है, मैंने अपने मन से एग्जांपल ले लिया है 4:5। अब हम लोग इसे सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बोथ टर्म, देखो क्या बोला है, लॉजिक क्या बोला है, बोथ टर्म ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, हम मल्टीप्लाइड भी दिखाएंगे डिवाइड भी दिखाएंगे बाय द सेम नंबर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे ना 5 की जगह हम ले लेते हैं 6। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों जगह पे 2 से। ठीक है, तो ये हो गया 8 और 10। ठीक है, तो ये क्यों बोला है कि हम लोग कर सकते हैं, बात समझो, क्यों बोला है कि हम लोग कर सकते हैं। 4:6, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो 2:3 आ जाएगा। अच्छा, ये क्या निकल के आया 8:10, इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई हम लोग जो है कितने से कर सकते हैं, हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, चलो इसको। अच्छा, ये मैंने 6 लिखा है, देखो यहाँ पर मैंने 5 लिख रखा है, गलत हो जाएगा, ये 12। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कितने से सिंप्लीफाई करें, 4 से, 4 2 8, 4 3 12। ठीक है, तो 2:3 आ गया। तो नो चेंजेस, देखो नो चेंजेस ही, इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म जो है, इसका भी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म वही है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों रेशियोज के दोनों टर्म ही, चाहे फर्स्ट टर्म हो चाहे सेकंड टर्म, मतलब एंटीसीडेंट या कंसीक्वेंट, दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है ना। ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल सिंप्लीफाइड करेंगे तो वही वैल्यू निकल के आएगा जो था। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोग करते भी है, जब हम लोग अकाउंट्स में पार्टनरशिप करते हैं, तो जैसे मान लो एक पार्टनर का रेशियो 1:3, दूसरे का ऐसे कॉमा देके दे दिया 1/5, तो कंपेरेबल नहीं है, तभी तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सही बनाने के लिए दोनों का नीचे बेस बराबर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ 5 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया, क्योंकि दोनों वैल्यू हम लोग 15 कर सकते हैं। मतलब 15 क्यों करेंगे, हमें ऐसा कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, ताकि दोनों का बेस जो है नीचे बराबर हो। जैसे हम यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 1, कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए 1 मत करो। ठीक है, दोनों बराबर नहीं होंगे। यहाँ 2 करेंगे, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, तो दोनों एक जैसा नहीं होगा। हमें ऐसा कोई टर्म लेना है ताकि नीचे का वैल्यू बराबर हो तभी। ठीक है, ये 3 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 9 होगा, ये 15 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग जैसे यहाँ 3 ले रहे हैं तो यहाँ 5 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 3 ले रहे हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं, तो हम लोग का दोनों नीचे का टर्म 15 हो जाएगा। तो यहाँ भी 5 लगाओ और यहाँ भी 3 लगाओ, मतलब ये जो रेशियो है इसको हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई किया बोथ टर्म को, ये जो रेशियो है इसको हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और ये जो है अब कंपेरेबल हो जाएगा, रेशियो बन जाएगा, नहीं तो ये कॉमा रहेगा। ठीक है, तो क्यों होता है कि अगर हम लोग दो सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ओरिजिनल रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। क्यों, 5 और 5 कैंसिल आउट, ऊपर भी 5 लिखा है, नीचे भी 5 लिखा है, तो इम्पैक्ट तो कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, बस वैल्यूएशंस जो है वो चेंज हो जा रहे हैं। जैसे 4/6 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8/12, लेकिन 8/12 का सिंप्लीफाइड फॉर्म 2:3, 4:6 का भी सिंप्लीफाइड फॉर्म 2:3, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर 4:6 में अगर हम लोग सेम अमाउंट से डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 4/2 और 6/2, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2:, या फिर 2 डिवाइडेड बाई लिख लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो ये 2 डिवाइडेड बाई 3, ये भी 2:3। तो सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों टर्म को करना है। ठीक है, क्या करना है, बोथ टर्म ऑफ रेशियो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय सेम नंबर। सेम नंबर से हम लोग डिवाइड या मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, बिकॉज ओरिजिनल रेशियो इसमें चेंज नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, बोथ टर्म of
a ratio can be multiplied or divided by same नंबर, ठीक है। और नॉन जीरो, अब ये भी समझ लो नॉन जीरो नंबर्स क्यों। अब जैसे देखो यहाँ पर अगर जीरो लगा लोगे, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम लोग जीरो लगा लेते हैं, 4 इंटू 0 6 इंटू 0, ठीक है। 0/0 क्या होता है पता है तुम लोग को, कैलकुलेटर में करके देखो, 0/0 क्या दिखाएगा पता है, क्या जीरो दिखाएगा, क्या दिखाएगा, 0/0 क्या दिखाएगा बता सकते हो। अभी हम इक्वल करेंगे तो दिख जाएगा, तुम लोग कैलकुलेटर पे लिख के देखो 0/0 क्या होता है। रिजल्ट इज अनडिफाइंड, तुम लोग के कैलकुलेटर में ये पूरा ऐसे नहीं दिखाएगा, लेकिन दिखाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड दिखाएगा या फिर एरर दिखाएगा, कुछ तो एक दिखा देगा, ई दिखाएगा, मुझे जितना लग रहा है ई दिखेगा तुम लोग के कैलकुलेटर पे, ठीक है। एरर, ठीक है, क्योंकि 0/0 अनडिफाइंड होता है, 0/0 अनडिफाइंड, तो इसीलिए पहले ही बता दिया है कि नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर मतलब जीरो से करोगे तो वो तो कोई आंसर आएगा ही नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसी वजह से जीरो जो है अलाउड नहीं है, यहाँ पर बोल दिया है नॉन जीरो, ठीक है। अच्छा, सेम चीज हम लोग डिवाइड फॉर्मेट में भी चेक करके देख सकते हैं, जैसे कि 4/0 6/0, तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 कितना होगा चेक करो। 4/0 कितना लिखा है, देखो कैन नॉट डिवाइड बाय 0, कभी भी कोई नंबर डिवाइडेड बाय 0 नहीं हो सकता है, 0/4 हो सकता है, दैट इज 0, चेक करके देख लो, 0/4 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 0/4 का मतलब क्या होता है, ऐसे 4 और ये 0, 4 0 में 0, ठीक है, ये होता है। लेकिन 0 का कोई टेबल नहीं है, ठीक है, 0 को कभी हम लोग यहाँ डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर 4/0 और 6/0 दोनों केस में क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड, और यहाँ पर भी अनडिफाइंड, ठीक है। और दोनों अनडिफाइंड बाई अनडिफाइंड क्या निकल के आएगा, नथिंग, ठीक है। तो इसीलिए नॉन जीरो होना जरूरी है, कोई भी जीरो मतलब ऐसा नहीं कि जीरो से कर दिए बराबर हो गया, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। जीरो हमें नहीं लेना है, हम लोगों को कोई भी नंबर ले सकते हैं, दोनों टर्म को सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसमें ओरिजिनल रेशियोज में कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ रहा है तुम लोग को। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रेशियो का ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम लोग को पता होगा, देखो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ये कैसे समझेंगे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, जैसे कि देखो ये यही वाला एग्जांपल देख लो, इनके पास 20 था, इनके पास 10 था, ठीक है, इनके पास 20 था, इनके पास 10 था, तो हम लोगों ने लिखा 20:10 यानी 2:1, ठीक है। अच्छा, अगर ये बाई चांस हम लोगों ने ऐसे लिख दिया 10:20, तो ये किसका था, ये पहले वाले पर्सन का नाम था मिस्टर ए, दूसरे वाले पर्सन का नाम था मिस्टर बी। और अगर हम लोग वही चीज लिख रहे हैं बट 10:2 हो जा रहा है, मतलब 1/2 हो जा रहा है, इसका मतलब अलग हो गया, 2/1 का मतलब बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग का ऑर्डर और मतलब 2:1 और 1:2 सेम बात नहीं होता है, ठीक है, 2:1 और 1:2 इज नॉट द सेम मैटर, इसीलिए ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेशियो के केस में। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ द टर्म इज इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि 3:4 इज नॉट सेम एज 4:3, ठीक है। तो 2:1 और 1:2 हम लोग सोच रहे हैं कि एक ही चीज लिख दिया, नहीं, ये दोनों जो है नॉट सेम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2:1, जैसे 2:1 1:2 ऑब्वियसली एक ही बात होता है, 2:1 भी 2 होता है, 1:2 भी 2 होता है, जैसे 2+1 और 1+2 कोई फर्क नहीं है। लेकिन 2-1 और 1-2 ऑब्वियसली फर्क है, इसमें 1 आता है, इसमें -1 आता है। वैसे ही रेशियोज में जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग किसके साथ किसका अमाउंट कंपेयर कर रहे हैं, मिस्टर ए के साथ मिस्टर बी का अमाउंट कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग पहले मिस्टर ए को रख रहे हैं, बाद में मिस्टर बी को रख रहे हैं, और जो है ऑपोजिट अमाउंट लिख दे रहे हैं, तो फिर जो है कंसेप्ट पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए के पास ज्यादा पैसा है, बी के पास कम है, तो 2:1 और 1:2 सेम मैटर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑर्डर जैसा है वैसा ही रखना है। अच्छा, रेशियो जो है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, रेशियो हमेशा सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी में ही जो है एग्जिस्ट करेगा, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, और यहाँ से ही मैंने एक एग्जांपल लिया था, ये देखो क्लास में कितने स्टूडेंट है, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट,
ठीक है। इनका जो मतलब यूनिट है वो नंबर हो गया, सैलरी जो है वो रुपीज हो गया, तो रुपीज के साथ नंबर का कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। या फिर यहाँ पर रेशियो दिया है वेट ऑफ वन चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चे का वेट एंड द एज ऑफ अनदर। एक बच्चे का वेट हम लोग का कैसे मेजर होगा, केजी में, ठीक है, केजी बोलो या किलो बोलो, ठीक है। और एक बच्चे का एज कैसे कंपेयर होगा, एज ईयर में कंपेयर होगा, तो केजी और ईयर कभी भी कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। वैसे भी देखो ना, वेट के साथ हम लोग एज का क्या कंपेयर करें, तो बोल रहा है कि केजी में अगर वेट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं और ईयर में अगर हम लोग जो है बच्चे का एज डिफाइन कर रहे हैं, ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका यूनिट सेम नहीं है। सेम काइंड से मतलब होता है एक जैसा चीज, एक जैसा चीज मतलब जिसका यूनिट एक ही जैसा होगा, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया तुम लोग को स्टार्टिंग में ही, जब हम लोग रेशियोज का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है, क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी इन द सेम यूनिट। एक ही बात है, फिर से बोला है, क्वांटिटी जो हम लोग कंपेयर करेंगे वो सेम यूनिट में होना चाहिए, सेम काइंड भी होना चाहिए, सेम यूनिट भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो सेम काइंड, हाँ थोड़ा सा ना अलग है मैटर, थोड़ा सा अलग है, मतलब जो है दो लैंग्वेज में इसे डिफाइन किया गया, सेम काइंड और सेम यूनिट होना चाहिए। तो थोड़ा सा फर्क है, हम बता देते हैं, मतलब डिफरेंस क्या है, सेम काइंड और सेम यूनिट। सेम यूनिट मतलब जो अभी तक हम बता रहे थे, ठीक है। जैसे सेम यूनिट मतलब दोनों ही रुपीज में होगा, दोनों ही किलो में होगा, इस तरह से। जैसे मान लो यहाँ पर क्या दिया है, रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg, ठीक है। तो दोनों ही जो है वो वेट को बता रहा है, वेट को बता रहा है, ये भी वेट है, ये भी वेट है, मतलब सेम काइंड है। देखो एग्जाम्पल देखो जो दिया हुआ है, रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg। तो ये क्या है, ये सेम काइंड है। क्यों, क्योंकि कुछ सॉलिड चीज का वेट बता रहा होगा तभी केजी और ग्राम में बताया है, सेम काइंड है। बट नॉट इन सेम यूनिट, बट नॉट इन सेम यूनिट, बट ये सेम यूनिट में तो नहीं है, मतलब सेम यूनिट में नहीं है। ये ग्राम है, ये किलो है, ठीक है, दोनों एक जैसा कहाँ है, इसका यूनिट ग्राम है, इसका यूनिट किलो है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों को ग्राम में ट्रांसफर कर लो या दोनों को किलो में ट्रांसफर कर लो। अगर हमें इसका रेशियो बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, 150 ग्राम इस टू 2 kg को हम लोग ग्राम में ट्रांसफर करेंगे, तो किलो को ग्राम में ट्रांसफर करने के लिए इसको मल्टीप्लाइड बाई 100 करना पड़ता है, ठीक है। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, पता है ना, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, ठीक है। तो ये 1 और ये ऐसे, ये किए होंगे तुम लोग बचपन में, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 150, तो ये ग्राम में ट्रांसफर हो जाएगा, 150 ग्राम और 2000 ग्राम, ठीक है। अब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, तो 150 मतलब ये देखो 0 0 कैंसिल आउट, 15 इज टू 200, ग्राम ग्राम भी कैंसिल आउट। अब 5 से जो है इसे डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 3 इज टू 40। तो ये सेम काइंड में था बट नॉट इन सेम यूनिट, हम लोगों ने सेम यूनिट में ट्रांसफर किया, तभी जाके रेशियो कैलकुलेट हो पाएगा। सेम काइंड होने से ही नहीं होगा, सेम यूनिट भी होना पड़ेगा। तो सेम काइंड और सेम यूनिट में एक छोटा सा डिफरेंस है। सेम काइंड जैसे और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैट वाला ही एग्जांपल ले रहे हैं, 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। इसमें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, रेशियो बनाना है, रेशियो प्रिपेयर करके देना है। तो ये क्या है, ये सेम काइंड है, सेम काइंड है क्योंकि समय बता रहा है, ठीक है। टाइम, टाइम काइंड क्या है, किस चीज का कंपैरिजन हो रहा है, टाइम का, ठीक है, टाइम का। यहाँ पर किस चीज का कंपैरिजन था, वेट का, ठीक है, वेट। लेकिन बट नॉट इन सेम यूनिट, ठीक है, यूनिट तो सेम नहीं है, ये मिनट्स है, ये सेकंड है। तो कैसे कंपेयर करेंगे हम लोग, या तो मिनट्स को सेकंड में बना लेंगे या सेकंड को मिनट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो बेटर ये होगा कि मिनट को सेकंड में ट्रांसफर कर ले। तो 25 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, जैसे 1 मिनट यानी 60 सेकंड, तो 25 मिनट्स यानी 25 इंटू 60 सेकंड, ठीक है। तो ये इज टू 45 सेकंड। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 इंटू 60, 1500 इज टू 45, ठीक है। दोनों सेकंड सेकंड हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर 3 से हो जाएगा, 100 इज टू
3, 100:3, ठीक है। तो रेशियो बनने के लिए सेम काइंड एज वेल एज सेम यूनिट भी होना चाहिए, ठीक है। सेम काइंड होना ही एनफ नहीं है, सेम यूनिट में भी उसे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये इस पॉइंट को हम लोगों ने समझा, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, जहां पर मतलब क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी इन द सेम यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे बोला है ये देखो ये वाला, टू कंपेयर रेशियोज, अगर हमें रेशियोज को कंपेयर करना है, कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, बताते हैं ये क्या है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, इससे इस पॉइंट को समझाते हैं। 2 and 1/3 हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। 2 and 1/3, 2 and 1/3 is to 3 and 1/3। फिर यहाँ पर है सेमी कोलन, ठीक है। फिर बोला है 3.6 is to 4.8, ठीक है। 3.6, 4.8। हम लोग को बोला है कि क्या करना है, हम लोग को इसे मतलब कंपेयर करके बताना है, ठीक है। टू फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर, कौन सा रेशियो बड़ा है, ठीक है। मतलब क्या ये वाला रेशियो, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, कौन सा रेशियो बिगर है, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शॉर्टकट भी बताएंगे, पहले हम जो है मतलब थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस से ही बता देते हैं। जैसे कि 2 and 1/3 इज टू 3 and 1/3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3 6 + 1 7/3। जैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाता है 3 into 3 9 + 1 10/3, ठीक है। तो दोनों के नीचे जो है सेम अमाउंट है, तो हम लोग इसको 7:10 लिख सकते हैं, हो गया। अच्छा, अब हम लोग इसका कंपेयर करेंगे, तो 3.6 is to 4.8, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि पॉइंट हटाने का रूल्स क्या होता है, जैसे 1.5 हुआ सपोज, तो उसको कैसे लिखना है 15, पहले राउंड नंबर जो है वो लिख दो, मतलब पॉइंट छोड़ो, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसे लिख दो, फिर डिवाइड करो, 1 लिखो, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स है उतने जीरो। जैसे कि ये मैंने एक बताया, जैसे मान लो 2.55, तो क्या करना है पहले 255 लिख लेंगे, पॉइंट इग्नोर करके फुल नंबर 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने जीरोस आएंगे, ठीक है। ये रूल्स होता है, ठीक है। तो अगर याद नहीं है तुम लोग को, मैंने एक बार रूल्स बता दिया, इस तरह से जो है डिवाइड करके हम लोग फ्रैक्शन, सॉरी डेसिमल को जो है हम लोग फ्रैक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर 4.8 मतलब 48, और 1 और पॉइंट के बाद एक ही डेटा तो 10, ठीक है। अब यहाँ 10 है दोनों में, तो ये 36:48, इसको हम लोग करेंगे सिंप्लीफाई। तो कितने से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा हम लोग का 6 8 4 से हो जाएगा, पहले 4 से ही कर लेते, ठीक है। अच्छा, फिर से 3 से जाएगा, 3:4 हो जाएगा, ठीक है। 3:4 आ गया। अब हमें ये बताना है, ये रेशियो का वैल्यू निकल के आया 7/10, ठीक है, और ये निकल के आया 3/4, ठीक है, 3/4। इन दोनों में से कौन सा बिगर अमाउंट है, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे बता सकते हैं कौन सा बिगर अमाउंट है, तो इसका जो लेंदी प्रोसेस है वो देखो कैसे करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम ना थोड़ा सा फास्ट फास्ट लिखते पहले, ये रहा 7/10, 3/4। मुझे कंपेयर करना है इसमें से वैल्यू कौन सा बड़ा है, तो मुझे कंपेयर करने के लिए बेस नीचे का बराबर चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो, अगर मान लो मैंने किसी का 10 मार्क्स का एग्जाम लिया, उसको 7 मिला है, और किसी का 4 मार्क्स का एग्जाम लिया, उसे 3 मिला है, ये कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों का 4 मार्क्स का एग्जाम लो, या तो दोनों का 10 मार्क्स का एग्जाम लो, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर अगर मुझे कंपेयर करना है, तो मुझे क्या फॉलो करना पड़ेगा, ये डेटा जो है नीचे इनका एलसीएम करना पड़ता है, ठीक है। तो 2 5 20, 2 2 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 into 5 into 2 20। तो ये देखो 7/10 into 20, ठीक है, और 3/4 into 20, ये दोनों रेशियो के बीच में जो है, तो ये हो गया 2 14, और ये यहाँ पर हो गया 3 5, यहाँ पर हो गया 15, ठीक है। ये 14 आ गया, ये 15 आ गया। तो क्योंकि 15 ग्रेटर देन 14 है, क्योंकि 15 ग्रेटर देन 14 है, तो इसका मतलब 15 कौन से वाले वैल्यू का है, ये वाला, तो ये ग्रेटर वैल्यू है। एज 15 ग्रेटर देन 14, देन 3.6 3.6 is to 4.8 is greater than 2 and 1/3
और 3 एंड 1/3, ठीक है। अच्छा अब देखो हम जो बताते रहते हैं ना कि दोनों का वैल्यू बराबर करो, तो यहाँ पर देखो बराबर करने पे कितना आया हम लोग का, यहाँ पर 20 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है ना, 20 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया। हम लोग इसका और एक शॉर्टकट भी कर सकते हैं, जैसे देखो ये है 7/10, यहाँ ये है 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें अगर 4 मल्टीप्लाई कर दे, इसमें अगर 10 मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों का नीचे डेटा जो है बराबर हो जाएगा। यहाँ भी 4 लगाओ, यहाँ भी 10, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने सीखा ना कि रेशियोज में अगर मल्टीप्लाई करना है हमें कोई भी अमाउंट, तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे करना पड़ेगा। तो 7 into 4 28, 3 into 10, ठीक है, 3 into 10 30, तो 30 ग्रेटर देन 28, इसका मतलब ये वाला वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, बाकी एलसीएम करके भी कर सकते हो। अच्छा अब जो हम बोल रहे थे शॉर्टकट तरीका कि इसे देख नॉर्मली हम लोग कैसे कर सकते हैं, 2 and 1/3 का मतलब क्या होता है, इतना कुछ नहीं करके भी हम लोग कर पाएंगे। कैसे हो जाएगा देखो हम बताते हैं। जैसे ये है 2 and 1/3 is to 3 and 1/3, ठीक है। तो 2 and 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 and 1/3 का मतलब 7/3, 7 डिवाइडेड बाई 3 कर लो, कितना निकल के आता है 2.33, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.33। मतलब यहाँ पर पॉइंट लगाने का मतलब होता है कि ये 3 कंटिन्यूएशन फॉर्मेट है, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है जहां पर 3 कंटिन्यूएशन फॉर्मेट में है। अच्छा उसके बाद है 10/3, 10/3 का मतलब हो जाएगा 3.333, ठीक है। 3.333 मतलब 3.33 कंटिन्यूएशन फॉर्मेट में। अच्छा और ये जो है ये तो हमें पॉइंट में ही दे रखा है 3.6 is to 4.8, ठीक है, is to 4.8 ये दे रखा है। अच्छा अगर हम लोग अब डिवाइड कर लेते हैं 2.33333, ठीक है, कुछ 3 मैंने ले लिया, जितना 3 हम लोग कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं लिखते जाओ, ठीक है। 2.333 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3.333, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3.333, जितना 3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर पे जितना होगा मतलब 0.7, ठीक है। ये देखो इसको सॉल्व करने से आया 0.7, और 3.6 और 4.8 इसको डिवाइड करेंगे, 3.6 डिवाइडेड बाय 4.8, तो ये कितना निकल के आया 0.75, ठीक है, 0.75 निकल के आया। तो ऑब्वियसली 0.75 इज मोर देन 0.70, इसके पीछे कुछ नहीं है मतलब 0 है। अच्छा अगर तुम लोग 2.33 लिखोगे ना तो फिर तुम लोग का 0.7 नहीं आएगा। हम बात समझाते हैं, 2.33 डिवाइडेड बाय अगर 3.33 लिखोगे तो उसमें ना तुम लोग का ये देखो, इसमें तुम लोग का प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें तुम लोग का प्रॉब्लम क्या होगा, ये देखो ये आएगा 0.699। ये वाला बहुत ही काम का चीज है जो हम सिखा रहे हैं। तुम लोग अपना कैलकुलेटर लेना, जब भी हमारा कंटिन्यूएशन फॉर्मेट में डेटा होता है तो हमें कैलकुलेटर में अगर पूरा लिख लेंगे जितना हमारा कैलकुलेटर सपोर्ट करेगा, 2.3333 एक बार जाओगे फिर देखोगे कैलकुलेटर और आगे नहीं लिख रहा है तो बंद कर दो, डिवाइडेड बाय 3.33 जब तक कैलकुलेटर लेते जाएगा। अगर पूरा लिख के डिवाइड करोगे तो राउंड में आंसर आएगा, कभी भी फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब ये चीज होता है, मतलब 3333 चल रहा है या फिर 131313, ठीक है। दूसरा कोई डेटा आ रहा है ऐसे नहीं होगा, जैसे मान लो कि 2.5943 ऐसे करके हो रहा है, नहीं होगा। कोई भी डेटा कोई एक पैटर्न में चलना चाहिए, जैसे 333 या फिर 31313131 या फिर 2424, ऐसे कोई भी एक पैटर्न में चलना चाहिए, तब ये लॉजिक काम आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेते तो भी पता चल जाएगा दिस वन इज लेस देन दिस वन, ठीक है। तो बिगर वैल्यू हो गया ये वाला। तो ये तो हो गया हमारे सीखने के लिए, ठीक है, कि हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट करके देख सकते हैं रेशियोज वगैरह में रख के कि कौन सा बिगर वैल्यू है। बाकी इसको इजीली इस तरह से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट भी बता दिया, सिंपल जो है इसको डिवाइड कर लो तो पता चल जाएगा कितना हो रहा है, ठीक है। या फिर 7/10 को कर लो, अगर इतना समझने में दिक्कत है तो हम लोग 7/10 को भी कर सकते हैं 0.7, और 3/4 को कर लो तो भी आंसर आ जाएगा 0.75। फिर ये सीखने का क्या जरूरत है, ये इसीलिए जरूरत है क्योंकि हमें रेशियो सीखना है ना। तो जब हमें कंपेयर करना पड़ेगा दो अलग अलग नीचे बेस है तो हमें उसका एलसीएम करना पड़ता है, ठीक है। इस बात को मत भूलो, एलसीएम करेंगे तो वो कंपेरेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा हमारा जो है नीचे का वैल्यू जो है वो आउट हो जाएगा, ठीक है। वो कैलकुलेट होके सिर्फ जो है 2 डिजिट बचेगा, 2 वैल्यूज बचेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेशन चला जाएगा तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। बाकी हम लोग ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ से बता सकते हैं कौन सा हमारा बिगर वैल्यू है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इफ ए क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो ऑफ ए इज टू बी, देन न्यू क्वांटिटी इक्वल टू बी ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ए। ये चीज समझना पड़ेगा, ये क्या है देखो। यहाँ पर दूसरा एक
जो है हम लोग का पॉइंट दिया है, क्या बोला है, इफ ए क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन रेशियो ऑफ ए इज टू बी, अगर कोई क्वांटिटी किसी भी चीज का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है रेशियो पे, देन न्यू क्वांटिटी इक्वल टू बी ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है, हम अपने हिसाब से लिख पा रहे हैं, बी इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इसका एप्लीकेशन देखो कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है रौनक वेट्स 56.7 केजी, रौनक का वेट है 56.7 केजी, इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7:6, ठीक है, उसने अपना वेट को कम किया है 7:6 में, मतलब जो वैल्यू है इफ ए क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी है, वेट किसका, रौनक का, रौनक का जो वेट है वो इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे यहाँ पर बोला है डिक्रीज, तो इसने डिक्रीज किया है, और डिक्रीज का जो सिस्टम है वो हमें रेशियो फॉर्मेट में बता रखा है, A is to B यानी 7:6, फाइंड हिज न्यू वेट, तो नया वेट क्या होगा, तो नया वेट कैसे कैलकुलेट करना है, बी ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं रौनक वेट इक्वल टू 56.7 केजी रिड्यूस इन रेशियो 7:6, ठीक है, रिड्यूस इन रेशियो 7:6, न्यू वेट हमें फाइंड आउट करना है, न्यू वेट, तो ये देखो न्यू क्वांटिटी, तो इसी के साथ कंपेयर करके हम लिखेंगे न्यू वेट, ठीक है, तो रेशियो ए इज टू बी हमेशा, तो ये ए और ये बी हो गया, ठीक है, हमें क्या करना है, बी, बी मतलब 6 इनटू ओरिजिनल क्वांटिटी 56.7 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए यानी कि 7, चेक करते हैं कितना होता है, 56.7 into 6 divided by 7, 48.6, तो अभी रौनक का वेट कम होके 46 केजी, ठीक है, तो अगर हमें कोई भी क्वांटिटी, ये वेट था, कुछ और भी हो सकता है, वो इंक्रीज या डिक्रीज रेशियोज में हो रहा है ये बताया जा रहा है, तो हम लोग न्यू क्वांटिटी जो है कुछ इस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है, न्यू क्वांटिटी को इस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इसका लॉजिक अगर देखें तो ये 7:6 का मतलब हो गया, पहले 7 था अभी 6, मतलब 7 पहले था अभी 6 हो गया है कम होके, मतलब 7 पहले था अभी 6 हो गया है, तो 1 अगर पहले होता है तो अभी कितना होगा 6/7, ठीक है, और 56.7 अगर पहले था तो अभी कितना होगा 6/7 इंटू 56.7, ये होता है यूनिटरी मेथड, है ना, तो ये जो है ये फॉर्मूला कुछ इसी तरह से ही आया हुआ है, ठीक है, तो इनका कम होने का जो पैटर्न है वो कैसा है, देखो तो पहले 7 रहा है तभी तो कम होके 6 हुआ है, 7 ज्यादा वैल्यू है 6 कम है, ठीक है, तो ये रेशियो फॉर्मेट में दिया हुआ है, मतलब ये ओल्ड ए था ये न्यू बना है, ठीक है, तो अगर ओल्ड ये न्यू में जो हम लोग क्या बोलते हैं इसे, क्या होता है कि 7 पहले था अभी 6 हुआ है, तो अगर पहले 1 रहा होगा तो अभी कितना होगा 6/7, क्योंकि 7 से 1 कम होता है तो डिवाइड होता है ना, तुम लोग कैसे करते हो यूनिटरी मेथड मुझे नहीं पता, हम तो इस तरह से करते हैं, 56.7 केजी अगर अभी उसका एज है, सॉरी एज बोल रहे हैं, 56.7 अगर उसका प्रीवियस वेट रहा है तो अभी का वेट कितना होगा, तो अभी एक के लिए इतना हो रहा है, 1 किलो के लिए इतना हो रहा है, तो 56.7 के लिए कितना होगा, ज्यादा, ये ज्यादा से कम में आ रहा है तब डिवाइड होता है, ये कम से ज्यादा में जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, हम लोग तो यूनिटरी मेथड बचपन में ऐसे ही सीखे, ज्यादा से कम आएगा तो डिवाइड, कम से ज्यादा में आएगा तो मल्टीप्लाई, क्योंकि ज्यादा होगा, जैसे मान लो ऐसे होता है ना, जैसे 5 पेन का प्राइस है 15 रुपीज, ठीक है, तो एक पेन का प्राइस कितना हो जाएगा 15/5, 3 रुपीज, तो ज्यादा से कम में आएंगे तो डिवाइड ही करना पड़ेगा ना, और अगर 10 पेन का प्राइस पूछेगा तो 15/5 इंटू 10, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 रुपीज, ठीक है, 30 रुपीज, तो इस तरह से हम लोग यूनिटरी मेथड सीखे हैं, तुम लोग भी ऐसे ही सीखे होगे, ठीक है, तो 5, ये देखो 7 से 1 इसलिए डिवाइड, 1 से 56 पॉइंट, तो ये इसीलिए क्या हो गया
मल्टीप्लाइड हो गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड होके 48.6 आ गया, मतलब उसका नया जो वेट है रिड्यूस होके 48.6 हो गया है। तो अगर हमें रेशियोज में किसी का कोई भी मेजरमेंट मतलब क्वांटिटी में हो या फिर जो है सेकेंड्स हो, टाइम हो, जो भी हो, इसका अगर हमें इंक्रीज या डिक्रीज रेशियोज में दिया हुआ है तो हम लोग नया क्वांटिटी इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बोला है कि सिंप्लीफाई करके बताओ इस रेशियो को, तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3:1/8:1/6, देख सकते हो, ठीक है। इसे हमें बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हम नॉर्मली तुम लोग को क्या बोलते हैं, तुम लोग क्या करो, इसमें ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो जो सभी में सेम नीचे अमाउंट लाके दे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर एलसीएम कर लेंगे, ठीक है, हमेशा एलसीएम कर लो 3, 8 और 6, ठीक है, जो भी नीचे वैल्यूज रहेंगे उसका एलसीएम कर लो, तो ये हो जाएगा 2 से जाएगा 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 24 हो गया। अब क्या करना है, एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है हर जगह पे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पर किया, सेम तरीका, ठीक है, एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने से ये 8 आ जाएगा, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, तो 8:3:4 ये हम लोग का आंसर होगा। ये सिंप्लीफाई करने का तरीका है, ठीक है, इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखो, इसको और एक तरीके से भी अगर करेंगे ना तो यहाँ पर हमें 24 ही लाना पड़ेगा। ये देखो, हम एक तरीका बताते हैं, जैसे कि 1/3 है, 1/8 है, 1/6 है, ठीक है, हम हर एक जगह पे ऐसा कुछ डेटा मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ताकि नीचे सारा वैल्यूज एक हो जाए। तो अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 देने से सभी जगह पे ना 24 आएगा। 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 4 24, तो देखो 24 जो एलसीएम आ रहा है ना वही वाला है, ठीक है। अब ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को भी 8 से करो, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 4, तो नीचे 24, तो 8:3:4 ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन ये मुझे हैबिट है तो हम ये समझ जाते हैं कि नीचे क्या क्या ऐसा डेटा लगाए ताकि तीनों बराबर हो जाए। तुम लोग को नहीं समझ में आता है, तुम लोग के पास आसान तरीका है, तुम लोग तीनों का एलसीएम कर दो तो वही डेटा निकल के आएगा जो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। और अगर तुम लोग ये वाला कर पाते हो तो ये भी कर सकते हो, नहीं करने वाला कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें और ये सोचना है कि नीचे हम लोग ऐसा क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें ताकि तीनों का वैल्यू बराबर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी उतने से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 इंटू 8, 8 इंटू 3 और 6 इंटू 4, 24 बन गया, ठीक है। अब तुम लोग अगर नहीं फाइंड आउट कर पाते हो कोई बात नहीं, तुम लोग यहाँ पर एलसीएम कर लो, तुम लोग को मिल जाएगा कितना वैल्यू जो है हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, सॉरी, कितना वैल्यू जो है यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा, कुछ ज्यादा सोचने वाला बात नहीं है। फिर यहाँ पर जो है कैंसिल आउट करोगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगा रेशियो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल 2 दिया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट इज 3:5, ठीक है। तो एक स्कूल में 720 स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स जो है वो बॉयज भी है गर्ल्स भी है, ठीक है। अब रेशियोज कैसे दिया है, बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब बॉयज इज टू गर्ल्स, ठीक है, बॉयज इज टू गर्ल्स, ये रेशियो हमें गिवन है, ठीक है। और रेशियो क्या है, 3:5, ठीक है, ये रेशियो है 3:, मतलब इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे, बॉयज इज टू गर्ल ऐसे दिया हुआ है 3:5। अच्छा, फिर बोल रहा है इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, न्यू 18 गर्ल्स एडमिटेड, न्यू 18 गर्ल्स एडमिटेड हो चुके हैं स्कूल में, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड, कितने नए बॉयज एडमिटेड हो सकते हैं, सो दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स मे चेंज टू 2:3। क्या बोला है कि न्यू 18 गर्ल्स एडमिटेड है, ये हमें कंफर्म कर दिया है। हम लोग को ये पूछ रहा है कि मतलब यहाँ पर और कितने कितने न्यू बॉयज एडमिट हो, ठीक है, कितने न्यू बॉयज एडमिट हो ताकि सो रेशियो बिकम, मतलब नया जो रेशियो बनेगा, रेशियो बिकम
2:3, 2:3 हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पर हम लोग अलग अलग तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम पहले जो है समझ के ही बताते हैं कैसे करके किया जाता है बिना एमसीक्यू। जब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वहां शॉर्टकट बता देंगे। पहले हम थोड़ा जो है लेंदी मेथड बता देते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक्स नंबर ऑफ बॉयज अगर एडमिट होगा तो लेट एक्स नंबर ऑफ बॉयज शुड एडमिटेड, ठीक है। एक्स नंबर ऑफ बॉयज अगर एडमिटेड हो जाए तो रेशियो 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक्स नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड हो जाएंगे तो बॉयज का नंबर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ बॉयज जो है, यहाँ पर गर्ल्स तो 18 जो है न्यू गर्ल्स एडमिटेड हो रही है। एक सेकेंड, हाँ 18 न्यू गर्ल्स एडमिटेड हो रही है और पहले से कितनी गर्ल्स है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स का अगर रेशियो ये है तो जब 720 स्टूडेंट्स थे स्कूल में तो नंबर ऑफ बॉयज कितने थे और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे? तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। बॉयज कितने थे? तो बॉयज हो जाएगा 720 इंटू 3/8 और गर्ल्स कितनी थी? 720 इंटू 5/8, ठीक है। तो टोटल इतने लोग हैं, वो उनका रेशियो हम लोगों ने ऐसे बना रखा है 3:5। तो इसका मतलब टोटल 8 बच्चे, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। टोटल 8 में 3 लड़के हैं तो 720 में कितना होगा? ये भी यूनिटरी मेथड है, बात समझो। देखो ये 3:5 का मतलब क्या है? 3 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं, तो टोटल 8 जन हो गए, ठीक है। टोटल 8 जन, इसीलिए रेशियो को ऐसे लिखा जाता है। तो 8 में से 3 कौन है? बॉयज है, ठीक है। 8 में से 3 बॉयज है तो 720 में कितने बॉयज होंगे? तो 720 इंटू 3/8, या फिर यूनिटरी मेथड अगर देखें 8 में से 3 बॉयज है तो एक में 3/8, 720 में 3/8 इंटू 720, इसीलिए रेशियो का कैलकुलेशन ऐसे किया जाता है, ठीक है। ये है कंसेप्ट। तो हम लोग इस तरह से बॉयज और गर्ल्स निकाल लेंगे। तो जैसे तुम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते हो, अगर 720 प्रॉफिट होता और दोनों में बांटना होता, मान लो 2 पार्टनर में 3:5 में, तो क्या करते? 720 इंटू 3/8, 720 इंटू 5/8। वही चीज हम लोग कर रहे हैं, बट इसका लॉजिक समझ लो। ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म, लेकिन ओरिजिनली 8 बच्चे नहीं है, वो तो रेशियो बनाते बनाते ये सिंप्लीफाइड फॉर्म निकल के आ गया। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें ये बता रहा है कि 8 में 3 लड़के हैं और 8 में 5 लड़कियां हैं, ठीक है। तो 720 में कितनी होंगी? तो इंटू 720 इंटू 720, ठीक है। ऐसे करके तो ये रेशियो का फॉर्मेट इस तरह से इसीलिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 से डिवाइड करेंगे, 90 इंटू 3 270 और ये 450। तो गर्ल्स 450 है और बॉयज 270 है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज कितने बन जाएंगे? 270 पहले से है और अगर एक्स नंबर ऑफ बॉयज एडमिट होते हैं तो 270 प्लस एक्स, 450 गर्ल्स पहले से है, 18 गर्ल्स आ जाएंगी तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगा 468, ठीक है। अगर ये होता है तो रेशियो हमारा कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है 2:3। तो बॉयज बाई गर्ल्स रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में भी तो लिख सकते हैं। तो बॉयज कितने हैं? ये बनना चाहिए हमारा 2:3। और ये 2:3 कैसे बनेगा? अगर 270 प्लस एक्स और यहाँ पर 468 हो जाए तो ये 2:3 हो जाएगा। और ये सॉल्व करने से हमें एक्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 3 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 270 प्लस एक्स और 468 इंटू 2। अच्छा, तो 270 प्लस एक्स 468 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। हम तो ऐसे करते हैं, तुम लोग चाहो तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये जो है फास्ट होगा, ठीक है। 468 इंटू 2, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 3, 312। 312 माइनस 270 इक्वल टू 42। 42 अगर बॉयज एडमिट होते हैं तो रेशियो जो है 2:3 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो आंसर 42, चेक करके भी देख सकते हो।
यहाँ 42 ऐड कर लो, ठीक है, 270 प्लस 42 कर लो तो हो गया 312, ठीक है, चेक करके देखते हैं 312 और 468, क्या हमारा रेशियो 2:3 निकल के आ रहा है? बिल्कुल आ जाएगा। कितने से डिवाइड करें? 312 है, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं 156। देखो एक चीज हम लोग समझ सकते हैं, इसको कैसे सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि हमें 2:3 लाना है तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा। ये देखो 312 डिवाइडेड बाय 2, 156 से ये डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, 156 से हम लोगों ने डिवाइड किया है, डिवाइडेड बाय 156, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 468 डिवाइडेड बाय 156, ये देखो 3 है ना। तो आंसर से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या बोला था? हम लोग को ये बोला था कि 18 नए गर्ल्स आ चुके हैं और कितने ऐसे बॉयज आए ताकि रेशियो जो है वो पहले जो था 3:5 वो चेंज होके हो जाएगा 2:3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इन्होंने भी देखो एक्स मान के ही किया है, बिकॉज कंसेप्ट अभी हम लोग सीख रहे हैं, उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे, शॉर्टकट में भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 42 बॉयज आएंगे तो इसका मतलब इनका जो है नया रेशियो चेंज होके जो इनको रिक्वायर्ड रेशियो था वो बन जाएगा। अच्छा, अब ये तो गया रेशियो का कुछ कंसेप्ट। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज इन रेशियोज पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला रेशियो पढ़ेंगे इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स रेशियो जैसे मान लो 5:3 है, इसका इनवर्स हो जाएगा 3:5। इनवर्स का मतलब क्या? ऑपोजिट। इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट। जैसे कि 2/3 है, इसका ऑपोजिट, इसका इनवर्स क्या होता है पता है? 3/2। इसका इनवर्स मैथमेटिकली से बोलते हैं 3/2, ठीक है, ये इनवर्स हो गया। तो वही चीज यहाँ पर इनवर्स रेशियो में 5:3 है तो 3:5 हो जाएगा, ठीक है। और इनवर्स रेशियो का दो रेशियोज, ठीक है, एक रेशियो अगर दूसरे रेशियो का इनवर्स है तो उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 1 रेशियो इज इनवर्स of another if their product is 1, ठीक है। कोई भी रेशियो उसका कोई भी रेशियो जो है 1 रेशियो इज इनवर्स ऑफ अनदर, दूसरे रेशियो का इनवर्स तभी कहलाएगा अगर उस दो रेशियो का प्रोडक्ट 1 होगा, ठीक है। जैसे मान लो रेशियो है 3/5 और 5/3, इसका प्रोडक्ट, ये एक रेशियो ये एक रेशियो, इसका प्रोडक्ट 1 हो गया। रेशियो मतलब मान लो ये 3:5 था और ये था 5:3, हम लोगों ने ये दोनों रेशियो का प्रोडक्ट कर दिया, 1 आ गया। तो एक रेशियो अगर उसके एक रेशियो दूसरे रेशियो के साथ प्रोडक्ट करने पे 1 आने से एक रेशियो दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। जैसे 3:5 इनवर्स ऑफ 5:3 या 5:3 इज इनवर्स ऑफ 3:5, जो भी बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब इनवर्स क्या हो गया? जस्ट ऑपोजिट। और ऑपोजिट होगा तो मल्टीप्लाई करोगे या प्रोडक्ट करोगे तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा हमेशा, ठीक है। अच्छा, इनवर्स रेशियो। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे कि पहला प्रॉपर्टीज, अगर कोई रेशियो ऐसा है, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी, अगर कोई रेशियो ऐसा है 5:3, ठीक है, इसका मतलब ये ए है ये बी है, ठीक है। अगर हम लोग ए और बी में डिफाइन करते हैं तो 5 जो है वो ग्रेटर देन 3 है, यानी ए ग्रेटर देन बी है। अगर ये होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेटर इन इक्वलिटी। इक्वल तो है नहीं, एक 5 है एक 3 है, पहला वाला मतलब एंटीसीडेंट या फर्स्ट टर्म अगर बड़ा है तो इसे बोलते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी। लेकिन अगर ऐसा हुआ 3:5, ठीक है, या फिर कुछ और ले लेते हैं, 5:3 के बहुत बार 5:3 मैंने लिया, अगर ऐसे ले लेते हैं 2:7, ठीक है, तो ये ए और ये बी, यहाँ पर हो गया ए लेस देन बी, इसे हम लोग बोलते हैं लेस इन इक्वालिटी। लेस इनइक्वालिटी, ये सब जो है टर्म है। ग्रेटर इनइक्वालिटी, लेस इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी मतलब पहला फर्स्ट टर्म इज मोर देन सेकेंड टर्म। लेस इनइक्वालिटी का मतलब अगर फर्स्ट टर्म इज लेस देन सेकेंड टर्म होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं लेस इनइक्वालिटी। तो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, अगर हमें बोले कंपाउंड करने के लिए, कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो, कंपाउंडिंग ऑफ टू रेशियोस, अगर हमें दो रेशियो को कंपाउंड करने बोले, कंपाउंडिंग का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, कंपाउंडिंग का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। जैसे मान लो एक रेशियो है 3:7 एंड दूसरा रेशियो है 5:9, ठीक है। अगर हमें
कंपाउंडिंग करना है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 इंटू ये हो जाएगा हम लोग का 5/9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15/63, ठीक है 15/63। इसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग ऑफ टू रेशियो। अगर जनरल फॉर्म में लिखे A:B एक रेशियो है, C:D एक रेशियो है, तो इनका कंपाउंडिंग कैसे होगा A/B इंटू C/D। तो ACBD, ठीक है ACBD कंपाउंडिंग ACBD। ये इसका A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो A इंटू C हो गया, है ना, A इंटू सी हो गया और B इंटू डी हो गया। ये होता है कंपाउंडिंग ऑफ टू रेशियो। आसान है, दो रेशियो दिया हुआ है उसका मल्टीप्लीकेशन कर दोगे कंपाउंडिंग हो गया। देखो यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया है, सेम सेम ही चीज है, कोई भी एग्जांपल ले कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारा कंपाउंडिंग करने पे जितना आएगा वही राइट आंसर होगा। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। ए रेशियो कंपाउंडेड ऑफ itself is called its डुप्लीकेट रेशियो। ये क्या होता है देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। कोई भी एक रेशियो ले लेते हैं, कोई भी एक रेशियो, जैसे मैंने लिया 2:7, कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ, मतलब कंपाउंड करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो दो रेशियो में जब मल्टीप्लीकेशन होता है, दो या दो से ज्यादा, उसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ दो रेशियो था, आप बोल रहे कंपाउंडिंग करना है इटसेल्फ, मतलब 2:7 एंड 2:7 का हमें कंपाउंडिंग करना है, इटसेल्फ कंपाउंडिंग। तो ये क्या हो जाएगा 2/7 इंटू 2/7, तो ये कितना निकल के आ गया 4/49, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4/49 को, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये सिंप्लीफाई तो होगा नहीं, 4/49 ही रहेगा, 4:49, ठीक है। ए रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स डुप्लीकेट रेशियो। तो ये जो रेशियो निकल के आया इसे हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो कैसे होता है, जैसे कि देखो अगर हम लोग मतलब सिंपल अगर एग्जांपल ले तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, A²:B² इज डुप्लीकेट ऑफ A:B। कैसे, जैसे ये है A:B, ठीक है, और ये भी A:B, क्योंकि डेटा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया 2A है तो ये A² हो गया, ये क्या हो गया B² हो गया। तो ये क्या निकल के आया A²:B², ठीक है। तो रूल्स हमें क्या बोल रहा है, अगर कोई रेशियो खुद ही के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि कंपाउंड होगा, उसे हम लोग डुप्लीकेट रेशियो बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो है 4:49 ये डुप्लीकेट रेशियो है 2:7 का। A²:B² इज डुप्लीकेट ऑफ A:B। ये प्रॉपर्टी है रेशियो का, ठीक है। तो ये देखो ये रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। A²:B² इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट तो पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा A⁴ इज ट्रिप्लीकेट ऑफ A:B, ठीक है, ट्रिप्लीकेट ऑफ A:B। जैसे कि मान लो 2:3, ठीक है, ये एक रेशियो है, इसको हम लोग कंपाउंड करेंगे, जो है ए रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ, यहाँ भी कंपाउंड करेंगे लेकिन 3 टाइम्स, ठीक है, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। अगर हम लोग 3 टाइम्स कंपाउंड करते हैं तो ये कितना निकल के आया 8, और ये कितना निकल के आ गया 27, मतलब 2³ और ये क्या हो गया 3³ ये है A ये B है, ठीक है। तो इसका मतलब ये A³ और ये B³ अगर हम लोग रेशियो को खुद ही के साथ कंपाउंड करते हैं 3 टाइम्स तो इसे बोलते हैं A⁴ B³ जो निकल के आएगा हमेशा वही निकल के आएगा A⁴ B³ फॉर्मेट में। A⁴ इज ट्रिप्लीकेट ऑफ A:B, ठीक है। A यानी 2:3 का ट्रिप्लीकेट हो गया A⁴ B³, ठीक है। तो इसका मतलब डुप्लीकेट कब होगा, कंपाउंड करवाएंगे खुद ही के साथ लेकिन 2 बार, ठीक है। स्क्वायर आएगा तो डुप्लीकेट, क्यूबिक हो जाएगा तो ट्रिप्लीकेट, स्क्वायर डबल, ठीक है, इसलिए डुप्लीकेट। क्यूबिक फॉर्म ट्रिप्लीकेट 3 बार, ठीक है, ट्रिप्लीकेट। तो ये डुप्लीकेट है, ये ट्रिप्लीकेट है। ओरिजिनल तो हमेशा A:B ही होगा, ठीक है, ओरिजिनल हमेशा A:B होगा। अच्छा अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब डुप्लीकेट
उसके बाद पढ़ेंगे सब ट्रिप्लीकेट। सब डुप्लीकेट मतलब a is to b is, ऐसे लिखते हैं, रूट ओवर ऑफ a is to रूट ओवर ऑफ b is सब डुप्लीकेट ऑफ a is to b। हमेशा ओरिजिनल a is to b होगा। जैसे डुप्लीकेट हुआ तो स्क्वायर, ठीक है, और सब डुप्लीकेट हो गया तो रूट, ठीक है, और सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं a, ये बता देंगे क्या है, इज सब ट्रिप्लीकेट ऑफ a is to b। समझा देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं दोनों के लिए और समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने रेशियो ले लिया 4:16, ठीक है, 4:16, ये a है ये b है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे रूट ओवर ऑफ a और रूट ओवर ऑफ b। तो रूट ओवर ऑफ a यानी 4, रूट ओवर ऑफ b यानी 16, तो ये हो गया 2/4, ठीक है। तो ये 2/4, इसको सिंप्लीफाई कर लो 1/2 यानी 1:2। तो ये जो है ये हो गया सब डुप्लीकेट ऑफ a is to b, a is to b का सब डुप्लीकेट हो गया। अच्छा, अगर हमें सब ट्रिप्लीकेट निकालना, ये ओरिजिनल हो गया, ये सब डुप्लीकेट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल ट्रिप्लीकेट वाला लेते हैं। जैसे ट्रिप्लीकेट के लिए हम लोग लेते हैं 8:27, ये ओरिजिनल वाला है, मतलब a is to b। अब हमें क्या करना है, क्यूबिक फॉर्म में a और क्यूबिक फॉर्म में b लेना है। क्यूबिक के लिए यहाँ 3 लिखा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर एक्चुअली ना 2 होता है, लेकिन वो हम लोग नहीं लिखते हैं। जैसे मान लो हम लोग 5 लिखते हैं, तो ये इंप्लाइड है कि इसके आगे प्लस है, ठीक है। अगर माइनस होता है तो हमें लिखना जरूरी होता है। वैसे ही जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो ये 2 लिखना मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 2 ही है तभी जाके ये 4 का ये जो है ना यहाँ पर 2 है, ये लिखना जरूरी नहीं होता है, तभी हमें नहीं पता होता है ये 2 ही है, तभी जाके ये 2 और ये 4 हो रहा है। कैसे, इसका देखो, इंडिसेस इसी चैप्टर में है, लेकिन अभी ये कंसेप्ट आ रहा है तो मुझे थोड़ा तो बताना पड़ेगा, तुम लोग को पता भी होगा, फिर भी हम बता देते हैं। जैसे अगर हम लोग का रूट, ये रूट फॉर्मेट हो गया, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 4⁴ इसका ऐसे होता है, ठीक है, 4⁴ मतलब कोई भी एक डेटा यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, मतलब एथ रूट ऑफ बी, इसे बोलते हैं एथ रूट ऑफ बी। जैसे ये सेकेंड रूट ऑफ 4, ये हो गया क्यूबिक रूट ऑफ ए, तो इसे रीड किया जाता है मैथमेटिक्स में एथ, ये देखो एथ रूट ऑफ बी, ठीक है। अब रूट तो जैसे क्यूबिक हो सकता है, सेकेंड रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है, तो एथ रूट ऑफ बी इसको ऐसे डिफाइन करते हैं b⁴ 1/a, ठीक है। तो 4⁴ ये कैसे सिंप्लीफाई होगा इसको समझो। 4⁴ कैसे सिंप्लीफाई होता है, 4 का मतलब 2⁴ और पावर अगर 2 पावर है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, 2 पावर अगर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 1/2। ये इंडिसेस में तुम लोग बचपन में किए होंगे, फिर भी अगर याद नहीं है तो थोड़ा थोड़ा रिकॉल करो, ये सब फॉर्मूला होता है। तो ये जो है रूट 2 अगर हमारा पावर रहेगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 निकल के आ गया, ये देखो, इसीलिए हम लोग 2 लिखते हैं। क्या 16 का भी ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल 16 का भी ऐसा ही होगा, 2th रूट ऑफ 16, तो 16 टू दी पावर पहले 1/2, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब 16 का मतलब 2 टू दी पावर 4, ठीक है, टू दी पावर 1/2। मैंने अभी अभी बोला 2 पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 मतलब 4, ठीक है, 2 टू दी पावर 2 मतलब 4, ये देखो 4 हो गया। तो इसीलिए रूट 16 का वैल्यू जो 4 होता है वो एक्चुअली ये प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो ये मैंने इतना कुछ क्यों बताया, ताकि तुम लोग को ये क्यूबिक का मतलब समझ में आ जाए। तो एथ रूट ऑफ मतलब क्यूबिक रूट ऑफ ए, क्यूबिक रूट ऑफ बी, ए का वैल्यू है 8 तो ऐसे लिखेंगे, बी का वैल्यू है 27 तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब रूल्स हमें क्या बोल रहा है, 8 टू दी पावर 1/3, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला इंडिसेस का। अच्छा, फिर 27/1/3, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 8 मतलब क्या हो जाता है 2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3,
2 to the power 3 to the power 3 होल टू the power 1/3 27 मतलब 3 to the power 3 और अभी अभी मैंने बोला कि दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 3 into 1/3 3 into 1/3 तो ये देखो 3 कैंसिल आउट 3 कैंसिल आउट 2/3 हो गया ठीक है 2/3 हो गया ये क्या निकल के आया सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ठीक है 8:27 ये ओरिजिनल है 2:3 इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है सब ट्रिप्लीकेट करना है तो क्यूबिक करना पड़ेगा सब ट्रिप्लीकेट करना है तो हमें इसे क्यूबिक करना पड़ेगा तो हम लोगों ने इसे क्यूबिक कर दिया ठीक है तो मैंने क्यूबिक तो बताया कैसे करके होता है स्क्वायर तुम लोग को पता था लेकिन इसका एक्चुअल फंडा ये है इसी वजह से इसे 4 √4 होता है तो 2 लिख देते हो √16 होता है तो 4 लिखते हैं हम लोग ठीक है अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ तक कर चुके सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे यहाँ पर बोला है देखो कंटिन्यूड रेशियो पढ़ते हैं कंटिन्यूड रेशियो कैसे होगा अगर तीन ऐसे क्वांटिटीज है एबीसी सिमिलर क्वांटिटीज है तो कंटिन्यूड रेशियो ऐसे हो जाएगा A:B:C ठीक है A:B:C हो जाएगा अगर हमें सेम क्वांटिटी में दो से ज्यादा मतलब 3 4 5 ऐसे कुछ डेटा दिए हुए तो हम लोग इसका इस तरह से कंटिन्यूड रेशियो बना सकते हैं जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ 200 400 600 इज 200:400:600 ठीक है और 0 0 0 हटा तो 2:4:6 और भी सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि रेशियो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिफाइन होता है तो 1:2:3 ये हो गया कंटिन्यूड रेशियो ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर फिर से एक एग्जांपल दिया है क्वेश्चन का द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5 मंथली इनकम 2 पर्सन का 4:5 है एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर 7:9 मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो बता दिया 7:9 इफ ईच सेव्स 50 पर मंथ अगर दोनों पर्सन ही 50-50 रुपए सेव करते हैं हर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम हमें बोला है उनका मंथली इनकम को फाइंड आउट करके देने के लिए ठीक है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पर लिखते हैं जैसे देखो मंथली इनकम का रेशियो क्या दे रखा है यहाँ पर लिख लेते हैं मंथली इनकम रेशियो 4:5 और मंथली एक्सपेंडिचर रेशियो 7:9 ऐसे दिया हुआ था 7:9 सेविंग्स 50 ईच मंथली सेविंग्स 50 ईच मतलब हर एक पर्सन 50 रुपीज करके सेव करते हैं हम लोग को पूछा है मंथली इनकम बता दो ठीक है हम लोग को क्या पूछा है मंथली इनकम बता दो तो हम लोग कैसे इनकम बता सकते हैं तो हमें ये पूछ रहा है ये रेशियो जो है इसको वैल्यूज में बता दो रेशियो जो है इसको वैल्यूज में बता दो तो ये तो सिंप्लीफाइड किया हुआ है तो इसका मेन आंसर क्या होगा वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं तो हम लोग को पता है कि रेशियो में हम लोग सेम अमाउंट ऑफ डेटा मल्टीप्लाई या फिर सेम अमाउंट ऑफ डेटा डिवाइड कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग मान लेते हैं लेट मंथली इनकम बी ₹4x एंड ₹5x हम लोगों ने क्या किया दोनों जगह पे सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया x और x से ठीक है तो हम लोग ये मानते हैं कि ये इनका जो है मंथली इनकम मतलब जैसे देखो यहाँ पर अभी हम लोगों ने एक रेशियो देखा था ना कंटिन्यूड रेशियो ये देखो 200 400 600 ठीक है ये मान लो 3 पर्सन का मंथली इनकम दिया हुआ है तो तीनों का मंथली इनकम इसका रेशियो हमारा निकल के आया 1 2 3 ठीक है तो इसका मतलब अगर हमें ये नहीं ये दिया हुआ इससे हम लोग ये फाइंड आउट किया अभी हम लोग को ये रेशियो दिया हुआ है मान लो ये इनकम का रेशियो होता है ये दिया हुआ है इससे हमें यहाँ पर जाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं हमें नहीं पता कि ये कितना होगा तो हम लोग 1 × x कर सकते हैं यहाँ पर 2 × x कर सकते हैं और 3 × x कर सकते हैं मतलब इसको हम लोग अमाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं ठीक है तो अमाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कुछ एक अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेम काइंड ऑफ अमाउंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए 4x और 5x ये इनकम है और हमें पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स होता है ठीक है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है सेविंग्स होता है तो पहले पर्सन जो है
या फिर ऐसे कर सकते हो, अगर हम लोग एक्सपेंडिचर को माइनस करके दिखाएंगे ये चलेगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, इक्वेशन बिल्डअप नहीं होगा। हम बताते हैं, जैसे देखो इसको अगर हम लोग ऐसे कर ले, इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इनकम को हम लोगों ने रुपीस में ट्रांसफर कर लिया है, सेविंग्स तो 50 है, एक्सपेंडिचर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब हमारे रेशियो में दिया हुआ है, हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर पहले पर्सन का, ठीक है, और दूसरे पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, सिमिलर तरीके से इनकम 5x सेविंग्स 50 इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का हमें रेशियो दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर हम लोग का कितना निकल के आया, दोनों पर्सन का, पहले पर्सन का 4x माइनस 50 एक्सपेंडिचर है, ठीक है, दूसरे पर्सन का 5x माइनस 50 एक्सपेंडिचर है। और एक्सपेंडिचर डिवाइड करके लिखा है, मतलब रेशियो में हम लोग लिख सकते हैं 7/9, ठीक है। एक्सपेंडिचर रेशियोज हो गया 7/9, ठीक है। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 9 इंटू 4x माइनस 50, 7 इंटू 5x माइनस 50, तो 9 इंटू 4 36x 400, 7 इंटू 5 35x 350, ये इधर आ जाएगा 450 माइनस 350, तो ये कितना हो गया, x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100, ये इनकम नहीं है, ये वो वैल्यू है जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था दोनों जगह पे। तो इसका मतलब इनकम कितना हो जाएगा, तो इनकम हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग 9-10 में काफी करते हो, ठीक है। इनकम हो जाएगा कुछ ऐसा 4 इंटू 100 और 5 इंटू 100, तो 400 और 500, 400 और 500, ये सिंप्लीफाई होके ही तो 4:5 आया था। तो ये देखो 400 500 इनका मंथली इनकम हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखो, हम लोग अभी सीख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन में करेंगे ना, तो आंसर देख के ही हम लोग फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे, इतना सारा कैलकुलेटिव हमें करने का जरूरत नहीं। लेकिन ये कंसेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसका जरूरी है, अगर ये कंसेप्ट नहीं रहेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 2 में क्या बोला है। द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 हाउस, ठीक है, 2 घर है, उसका प्राइस का रेशियो 16:23। 2 years later, when the price of the first has increased by 10% and that of second by 477, the ratio of the price becomes 11:20. Find the original price of the 2 houses, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ द 2 हाउसेस हमें पूछा है, हम लोग मान लेते हैं लेट ओरिजिनल प्राइस बी कितना हो रहा है, हमें रेशियो दे रखा है 16:23, तो हम लोग मान लेते हैं 16x एंड 23x, हमेशा एक ही डेटा से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर क्योंकि 16:23 मतलब 16/23, तो यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और हम लोग मान रहे हैं कि x से मल्टीप्लाई करने से हमें वो रुपीज में मिल जाएगा जो जिसका रेशियो बना हुआ है, तो ₹16x और ₹23x, ये पहला घर और ये दूसरे वाला घर, ठीक है। अच्छा, पहले घर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10%, तो आफ्टर इंक्रीज 10% प्राइस ऑफ फर्स्ट हाउस बी 16x था पहले, ठीक है, अभी 10% बढ़ेगा, मतलब 16x तो है और भी 10% बढ़ गया, तो ये कितना होगा देखना, 16/10 प्लस 16 मतलब 17.6x, नया प्राइस ये बन रहा है 17.6x, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आफ्टर इंक्रीज कितना, बाई 477 प्राइस ऑफ सेकेंड हाउस बी कितना हो जाएगा, पहले था 23x, ठीक है, अब 477 से बढ़ रहा है, तो ऐड 477 कर देंगे, ये हो गया। अच्छा, अब नए घर का रेशियो बता दिया है 11:20, मतलब ये डिवाइडेड बाय ये, तो न्यू प्राइस जो है फर्स्ट हाउस का वो हो रहा है हम लोग का 17.6x, ये देखो 17.6x न्यू घर का प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड घर का प्राइस 23x प्लस 477, ये डिवाइड करने से न्यू प्राइस रेशियो बन रहा है 11/20, ठीक है।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x मिल जाएगा, जैसे ही x मिलेगा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते 17.6x इंटू 20 और ये हो जाएगा 1123x प्लस 477, ठीक है। 352x 11 into 23 253x plus 477 into 11 5247, ठीक है। ये x इधर आ जाएगा 352x minus 253x 99x 5247. Therefore, x equal to 5247 divided by 99. 53, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस सिक्सटीन इंटू 53 और 23 इंटू 53 848 divided by 16 into 23 1219, ठीक है। 848 1219 चेक करते हैं। 848 1219, ठीक है। लेकिन तुम लोग ये मत सोचो कि तुम लोग को 9 10 के जैसा मैथ करना पड़ेगा, जिनको मैथ में डर लगता है ऐसा मत सोचो। थोड़ा सा हम कंसेप्ट बिल्डअप करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास ऐसा अवेलेबिलिटी है एमसीक्यू के वजह से कि हम लोग बिना सॉल्व किए जो है ऑप्शंस को देखते हुए हम लोग आंसर जो है कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये मत सोचो कि ये क्या इतना सारा चीज हम लोग याद रख पाएंगे नहीं पाएंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। जब हम लोग एमसीक्यू फुल्ली एमसीक्यू बेस्ड में प्रैक्टिस करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि कैसे करके हमें एग्जाम में करना है। तो ये अभी हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट भी तो कुछ बात होता है ना, सीखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो है तुम लोग एग्जाम में आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, जितना टाइम है उसमें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल, उसके बाद तो एक्सरसाइज ही करेंगे, तो वहां पर देखना कि कैसे तुम लोग आराम से सॉल्व कर पा रहे हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ ए वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज। बोल रहा है कि किसी एक फैक्ट्री में वर्कर लोग काम करते हैं, उनका वेजेस कितने रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है इफ देयर बी ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर इन द रेशियो 15:11। बोल रहा है कि वर्कर का रिडक्शन हो रहा है 15:11 पे, एंड एन इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशियो 22:25। बोल रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है वेजेस का। अच्छा, बोल रहा है कि टोटल वेजेस का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, ये बताओ। अगर किसी एक फैक्ट्री में वर्कर का नंबर ऑफ वर्कर जो काम कर रहे हैं वो रिड्यूस हो रहा है, हम बताते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पर दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है फैक्ट्री, मान लो ये है फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री, यहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये फैक्ट्री हो गया। लिख देते हैं, मेरा ड्रॉ उतना अच्छा नहीं कि तुम लोग देख के समझ लो कि ये फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री हो गया। यहाँ पर 2 पॉइंट बोल रहा है, जो भी वर्कर काम करते हैं ना फैक्ट्री में, जो भी वर्कर काम करते हैं, इनके लिए क्या बोला है, नंबर ऑफ वर्कर रिड्यूस 15:11, ठीक है। और इंक्रीमेंट इनका जो वेजेस है, इंक्रीमेंट इन वेजेस ये बता रहा है 22:25। हम लोग को बोल रहा है कि टोटल वेजेस, ये बताओ टोटल वेजेस रेशियो इंक्रीज्ड और डिक्रीज। टोटल वेजेस का जो रेशियो आएगा वो हमारा क्या है, इंक्रीज्ड है कि डिक्रीज्ड है, ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे, टोटल वेजेस का मतलब होता है नंबर ऑफ वर्कर इनटू वर्कर को कितना पेमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अगर 10 वर्कर्स हैं और सभी को अगर 50 रुपीज करके देते हैं तो टोटल वेजेस 500, ये चीज होगा, ठीक है। टोटल वेजेस का मतलब क्या होता है, टोटल वेजेस का मतलब ऐसे होगा, टोटल वेजेस, ये चीज को पहले समझ लो। टोटल वेजेस मतलब नंबर ऑफ वर्कर
इंटू वेजेस पर वर्कर, तो ये होता है टोटल वेजेस। ठीक है, तो टोटल वर्कर कितने हैं 15:11, ये रिड्यूस होने के बाद है, और वेजेस इतना इंक्रीज हुआ है, वेजेस मतलब पर वर्कर पे। ठीक है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि फैक्ट्री में कितने वर्कर है उसका एक एजम्पशन लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट एक्स बी द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर एंड वाई बी वेजेस पर वर्कर, ये रुपीज में है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि फैक्ट्री में टोटल एक्स वर्कर काम करते हैं, और वाई जो है उनको वेजेस जो दिया जाता है पर वर्कर को वाई रुपीज करके दिया जाता है। तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, टोटल वेजेस हो जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने सीखा ना कि अगर नंबर ऑफ वर्कर इंटू वेजेस पर वर्कर। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर कितने, एक्स वर्कर है, सभी को अगर रुपीज वाई करके देंगे तो टोटल वेजेस हो जाएगा रुपीज एक्स वाई। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया 10 वर्कर है, सभी को 50 रुपीज करके देंगे तो 500, ये हो गया टोटल वेजेस। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर, आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हो रहे हैं। तो फिर वही रौनक वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है तुम लोग को, रौनक वाला एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, हम लोगों ने सीखा था ना कि ये देखो कहाँ चला गया, ये रहा न्यू क्वांटिटी, अगर इन रेशियो में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो बी इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो वर्कर का नंबर ऑफ वर्कर रिड्यूस्ड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, जो रेशियो में हो रहा है तो बी इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी, तो रेशियो क्या है जिसमें रिड्यूस हो रहा है 15:11, इसमें ये ए है ये बी है, तो बी इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी, बी कितना है 11 इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी वर्कर का कितना है एक्स, डिवाइडेड बाय ए कितना है, ए हो जाएगा 15। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए यानी कि 15, यहाँ पर लिखेंगे 15, तो यहाँ पर हो गया 11x डिवाइडेड बाय 15। जैसे रौनक का वेट निकल के आया था कम होने के बाद, रिड्यूस होने के बाद, आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ वर्कर कितने हो गए, आफ्टर इंक्रीमेंट वेजेस कितना हुआ होगा पर वर्कर, वो निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर इंक्रीमेंट वेजेस पर वर्कर इक्वल टू बी इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी, तो बी कितना है, ये रेशियो है ए इज टू बी 25, और नीचे 22 हो जाएगा, ये रहा यहाँ पर 25 और ये 22, बी इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी किस चीज का है, वेजेस, वेजेस पर वर्कर का कितना करके है वाई रुपीज करके, तो 25 वाई डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, तो वेजेस का नंबर रिड्यूस होने के बाद इतने वेजेस है, और पर वर्कर का जो है वेजेस है वो इतना हो जाएगा, वर्कर रिड्यूस होने के बाद नंबर ऑफ वर्कर इतने, और वेजेस इंक्रीज होने के बाद पर वर्कर को इतना दिया जाएगा, तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, टोटल वेजेस हो जाएगा यहाँ पर 11x/15 वर्कर है, और सभी को दिया जाता है 25y/22 रुपीज करके, है ना, क्योंकि देखो ये इंक्रीमेंट के बाद का वेजेस है पर वर्कर का। ठीक है, 25/22 रुपीज पर वर्कर। ठीक है, और ये है नंबर ऑफ वर्कर, ये तो लिखा हुआ ही है नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, इतने लोगों को पेमेंट करना है इतना करके पर वर्कर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये कैलकुलेट करके हम लोग का आ जाता है, ये 11 से कैंसिल आउट होके 2 हो गया, 5 3 15, 5 5 25, 5xy डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये हो गया हम लोग का करेंटली जो सिचुएशन है उसके हिसाब से टोटल वेजेस, और ये जो है हम लोग का प्रीवियस प्रीवियस जो कंडीशन था उसके हिसाब से। अभी हम लोग को करने क्या बोला है, हम लोग को बोल रहा है कि देन यहाँ पर बोल रहा है find in what ratio will total wages of worker of a factory be increased or decreased, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो ये 5x/6 हो गया। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर टोटल वेजेस of worker get decreased from xy to 5xy/6,
देखो डिक्रीज हुआ है, पहले कितना हो रहा था एक्स वाई, अभी कितना हो रहा है 5/6 एक्स वाई। क्या 5/6 एक्स वाई से कम है? कैसे पता चलेगा? सिंपल तरीका है, एक्स वाई और ये हो गया 5xy/6, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका वैल्यू 1 मानो, इसके एक्स वाई हटा दो 5/6। अब चेक करो 5/6 ज्यादा होता है कि 1 ज्यादा होता है? ऑब्वियसली 1 ज्यादा होता है। 5/6 का मतलब 0.833, मतलब पहले अगर 1 रुपए पेमेंट करना पड़ता था तो अभी 0.833 करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इस तरह से तुम लोग समझ सकते हो कि कौन सा वाला वैल्यू कम है। तो यहाँ पर टोटल वेजेस अभी फाइनली इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? तो डिक्रीज हुआ है, एक्स वाई से 5xy/6 हो गया। और रेशियो क्या बनेगा? रेशियो बन जाएगा, हमें रेशियो में आंसर देने बोला है, xy 5xy/6। इसका रेशियो कैसे निकालोगे? xy हटा दो, 1:5/6। ठीक है, अब क्या करना है, बोथ साइड में नीचे का वैल्यू बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 है तो नीचे हम लोग 6 लगा देते हैं, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई होगा और 5/6, तो ये हो गया 6:5। ठीक है, तो 6:5 रेशियो में जो है टोटल वेजेस हमारा डिक्रीज हुआ है, टोटल वेजेस हमारा डिक्रीज हुआ है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस का जो अवेलेबिलिटी है वो किस तरह का है। ठीक है, एक्सरसाइज 1A, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। बताओ, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन रहता है, ऊपर बहुत सारी चीज दिए हुए हैं, लेकिन हम लोग का यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन हल्का ही मिलेगा, लेकिन सारे चीज प्रैक्टिस होना जरूरी है। ठीक है, तो इनवर्स रेशियो 11:5 का कितना हो जाएगा, तुम लोग बताओ। 11:5 का इनवर्स क्या होगा? 5 नहीं है ना, 15 है। 11:15 का इनवर्स क्या होगा? बिना ऑप्शन देखे भी तो बोल सकते हो, इनवर्स मतलब ऑपोजिट। 11:15 का इनवर्स रेशियो कौन सा होगा? आंसर कौन सा होगा, बोलो। 15:11। करेक्ट, 15:11, ऑप्शन ए 15:11। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, the ratio of two quantities 3:4 if the antecedent is 15, consequent is। ठीक है, हम बताते हैं क्या बोला है। एक रेशियो है 3:4, बोल रहा है इस रेशियो का एंटीसीडेंट जो कि हमें 3 दिख रहा है, बोल रहा है कि ये 15 है। ठीक है, बोल रहा है ये 15 है, तो कंसिक्वेंट मतलब दूसरा कंसिक्वेंट कितना होगा, जो कि 4 है, वो कितना होना चाहिए? अगर 3 का 15 है तो 4 का कितना होगा? रेशियो हमेशा सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 से 15 कैसे बना होगा? बिगर वैल्यू है ना, तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। 3 से 15 कैसे बना होगा? 3 से 5 मल्टीप्लाई हुआ होगा। करेक्ट, अगर ये 5 मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 4 में कितना मल्टीप्लाई होगा? रेशियो तो हमेशा सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 3/4, अगर ये 5 हुआ है तो नीचे कितना लगेगा? नीचे भी 5 होगा। तो फिर ये कंसिक्वेंट कितना बन जाएगा? ये तो 15 बना, ये कितना बन जाएगा? 20। 20 हो गया। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन 2, यहाँ पर आंसर हम लोग का ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन डी। अगर 15 है, 3 15 बना है, तो बिगर वैल्यू हुआ है, यानी इसमें मल्टीप्लीकेशन हुआ है। तो मल्टीप्लीकेशन हो या डिवाइड हो, ये डिवाइड होता अगर वैल्यू कम हो जाता, क्योंकि वैल्यू बढ़ गया है तो मल्टीप्लाई हुआ है। तो मल्टीप्लाई अगर यहाँ 5 से हो रहा है, पता चल रहा है 3 में 5 मल्टीप्लाई होता है तभी ना 15 होता है, तो 4 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये सारे लॉजिक हम लोगों ने किए ना, इसीलिए डिटेल्स जो है वो करना जरूरी है, तभी हम लोग शॉर्टकट वाला आंसर दे पाएंगे। अच्छा, अब हमें यहाँ पर बोल रहा है द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज 5:7 इफ द कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5 एंटीसीडेंट। क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को ठीक से समझो। बोल रहा है एक रेशियो है 5:7, हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है इफ कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स, तो पहले बोलो कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5, तो पहले इसका इनवर्स तो बताओ। 5:7 का इनवर्स क्या है, पहले इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। बोलो इसका इनवर्स क्या है, 5:7 का इनवर्स? 7:5। 7:5, कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5, इसके इनवर्स का कंसिक्वेंट तो 5 आया, सही बोल रहा है। ठीक है,
कंसिक्वेंट कितना आ गया 5, कंसिक्वेंट मतलब सेकेंड टर्म, ठीक है, तो सेकेंड टर्म आ जाता है 5। अब पूछा क्या है, बोल रहा है कि द एंटीसीडेंट, तो इनके इनवर्स का एंटीसीडेंट क्या होगा, बोलो एंटीसीडेंट क्या होगा, 7। 7, ठीक है, एंटीसीडेंट 7 हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट 7 हो गया। तो थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर था रेशियो ऑफ क्वांटिटीज 5:7, कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5, देन एंटीसीडेंट, बस। अच्छा, अब बोल रहा है द रेशियो ऑफ कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10, ये सारे रेशियोज का हमें कंपाउंड करके बताना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। कॉपी लो, मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर दे दो, ठीक है। रेशियोज क्या क्या है, रेशियोज है 2:3, 9:4, हम डिवाइड करके लिख रहे हैं, 5:6 एंड 8:10, ये सबका कंपाउंडिंग करना है। कंपाउंडिंग मतलब मल्टीप्लाई, 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10। अब कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके बताओ कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब तुम लोग इसको जो है कैलकुलेटर पे ट्राई कर सकते हो या फिर यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8, 720, 3, 4, 6, 10, 720, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/1, यानी 1:1, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का ए, ठीक है, फोर्थ का ए। तो कंपाउंडिंग का मतलब याद रखना पड़ेगा ना, कंपाउंडिंग का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अगर ये हम लोग देखो, ठीक है, याद हो जाएगा, आज ही हम लोग सीखे, याद हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन हम बताते जा रहे हैं तो तुम लोग उस हिसाब से करते जाओ, ठीक है। अच्छा, 5th नंबर, यहाँ पर देखो बोल रहा है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, डुप्लीकेट ऑफ 3:4, 3:4 ओरिजिनल है, हम लोग को इसका क्या फाइंड आउट करके देना है, इसका डुप्लीकेट फाइंड आउट करके देना है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है। तो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट मतलब क्या था, ओरिजिनल रेशियो का स्क्वायर और ओरिजिनल रेशियो का क्यूब, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, मैंने याद दिला दिया। अब बोलो डुप्लीकेट क्या होगा, इसका डुप्लीकेट क्या होगा, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर और ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूबिक, तो मुझे बताओ इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। 9:16। हाँ, ये देखो 9:16, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बोला है सब डुप्लीकेट रेशियो 25:36। अब बोल रहा है 25:36 का सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर का ऑपोजिट, ठीक है। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई और वो हो जाएगा रूट, रूट होने से आधा हो जाएगा, जैसे ये 2 पावर में 2 जा रहा है, उसमें पावर में 1/2 जाएगा, ठीक है। तो सब डुप्लीकेट, बताओ इसका सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा। 5:6। हाँ, 25 का रूट, सेकेंड रूट, और 36 का सेकेंड रूट, 5:6 हो गया। अच्छा, 7, अच्छा ये ऑप्शंस भी तो लिख लेते हैं, 9:16 यानी कि सी, और 6th नंबर का क्वेश्चन है 5:6 यानी कि डी, ठीक है। 7th नंबर, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, बताओ ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 क्या होगा। 2:3 ओरिजिनल है, इसका ट्रिप्लीकेट, अब ट्रिप्लीकेट थोड़ा सा याद तो रखना पड़ेगा, ट्रिप्लीकेट मतलब क्या, आसान है, डुप्लीकेट स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट क्यूब, बताओ। 8:27। हाँ, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 8:27, ठीक है। तो 7th का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए। अच्छा, 8th नंबर देखते हैं, सब ट्रिप्लीकेट बोला है, मतलब 3th रूट हो जाएगा, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 8:27, 8:27 इसका सब ट्रिप्लीकेट, तो ये ऐसे हो जाएगा 3th रूट, और ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना है 8⁻⅓ इज टू 27⁻⅓, ठीक है। दोनों में पावर में 1/3 हटा दो, 8:27 कर लो, ठीक है। और इसको 3 से डिवाइड करके देख लो कितना हो जाएगा, नहीं 3 से तो नहीं, इसको हम लोग इसको हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो फिर ऐसे तो सिंप्लीफाई होने से रहा, हमें ऐसा करना, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो 8:27, 2 का क्यूब लगा लो और 3 का क्यूब लगा लो, तो 2:3, ठीक है, 2:3 निकल के आ जाएगा,
ये देखो 8th नंबर का 2:3 सी 2:3 ऐसे हो जाएगा। और अगर चाहो तो तुम लोग जैसे 2 क्यूब रख के ये क्यूब पावर में रख के वैसे भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, क्यूब कर दिया, फिर वो हटा दिया, फिर 827 को सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने बोला यहाँ पर 2 to the power 3 होल टू दी पावर 1/3 ऐसे करके भी कर सकते हो। दोनों पावर मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट 2:3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 9th नंबर ये वाला तुम लोग बताओ। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, अच्छे से देखो, द रेशियो कंपाउंडेड मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। बोल रहा है कि अगर हम लोग रेशियो को कंपाउंड कर रहे हैं, क्या क्या डेटा लेके कंपाउंड कर रहे हैं, 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। अगर इसे कंपाउंड किया जाता है तो क्या रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, 4:9 क्या कंपाउंड करना है, 4:9 एंड कंपाउंडिंग होगा 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4। डुप्लीकेट ऑफ 3:4 इसका क्या करना है, ये दोनों रेशियो का हमें कंपाउंड करना है। कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 4:9 तो 4:9 ही रहेगा। डुप्लीकेट ऑफ 3:4 क्या होगा, डुप्लीकेट ऑफ 3:4 बताओ। अब ये थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करते करते याद कर लो। 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा, 3 स्क्वायर, हाँ 9:16। तो ये रहा 9:16। कंपाउंड करना है, क्वेश्चन ही बोला है, देखो ना, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना पड़ेगा। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज, ठीक है, तो कंपाउंड करना पड़ेगा। कंपाउंड करते हैं, 4:9 मतलब 4/9, कंपाउंड मतलब मल्टीप्लीकेशन 9/16, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, 1/4 मतलब 1:4। ऑप्शन देखते हैं, 9th का 1:4 यानी कि ऑप्शन ए। 9th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा 10th, क्वेश्चन नंबर 10। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7। हमें वो रेशियो निकालना है जिसमें कंपाउंडिंग होगा ये सारा चीज। ठीक है, तो हम लिखते हैं कंपाउंड किस चीजों को करना है, कंपाउंडिंग करना है। क्या क्या चीज हमें कंपाउंडिंग करना है, 4:9 कॉमा, और क्या बोला है, डुप्लीकेट ऑफ 3:4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डुप्लीकेट ऑफ 3:4। क्या एग्जाम में भी लिखना जरूरी है, नहीं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिख के नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। एग्जाम में जब करोगे तो हैबिट के साथ साथ ये तुम लोग पढ़ के ही समझ जाओगे कि क्या क्या लिखना पड़ेगा। ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड 9:7, एंड 9:7 का हमें कंपाउंडिंग करना है। ठीक है, तो 4:9 पहले ये पता होना चाहिए डुप्लीकेट 3:4 का क्या होगा। डुप्लीकेट मतलब रेशियो का स्क्वायर, ओरिजिन, ठीक है, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है ओरिजिनल रेशियो का क्यूब, हो गया, एंड 9:7। ठीक है, अब हम लोग इसका कंपाउंडिंग करते हैं, तो कंपाउंडिंग कैसे होगा, 4/9 इंटू ये हो गया 3 स्क्वायर मतलब 9/16, या फिर 3 स्क्वायर भी रख सकते हो जैसा ठीक लगे, 8/27 इंटू 9/7। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको लैंग्वेज को ऐसे पढ़ते हैं, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड 9:7। नहीं, 2:3 का ही सिर्फ ट्रिप्लीकेट बोला है, 9:7 का ट्रिप्लीकेट नहीं बोला है। ठीक है, एंड 9:7 इसीलिए हम ऐसे लिख के करवा रहे हैं। तो ये और ये कैंसिल आउट, ये 3 2 2 मतलब 2/21। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, और जो है तुम लोग का जब आरटीपी वगैरह होता है उसमें भी ये क्वेश्चन, ठीक है, तो कंपाउंडिंग क्या हम लोग का आंसर आया 2:21 यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी, यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार रहने का एक ही रीजन है, ये चीज गलत हो जाता है, 2:3 का ट्रिप्लीकेट कर लेते हैं और 9:7 का भी कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोला है, लैंग्वेज में बोला है रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, डुप्लीकेट ऑफ 3:4, सब देखो कॉमा कॉमा दे रखा है, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड 9:7। ठीक है, इस तरह से हमें करना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या चीजों का कंपाउंड करना है।
कंपाउंडिंग करना है, डुप्लीकेट ऑफ 4:5, डुप्लीकेट ऑफ 4:5, कॉमा ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, कॉमा सब डुप्लीकेट ऑफ 81:256, सब डुप्लीकेट ऑफ 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ, एंड या फिर कॉमा दे देते हैं, सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125:512। अब ये क्वेश्चन हम लोग तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें डुप्लीकेट का मतलब पता हो, ट्रिप्लीकेट का और सब ट्रिप्लीकेट का और सब डुप्लीकेट का। ठीक है, तो डुप्लीकेट का मतलब होता है ओरिजिनल रेशियो का स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है ओरिजिनल रेशियो का क्यूब, सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है ओरिजिनल रेशियो का रूट, और सब ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है ओरिजिनल रेशियो का क्यूबिक रूट। देखो इतना बार हम लोगों ने किया ना, तो प्रैक्टिस हो गया होगा कि सब डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट क्या होता है। ठीक है, दिमाग में चले जाना चाहिए इसके लिए, और घर पे अलग से मेहनत नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, इसीलिए हम लगातार ये जो भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये करवा रहे हैं, ताकि तुम लोग के दिमाग में ये चीज चला जाए, डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट, ये स्क्वायर, स्क्वायर का उल्टा हाफ, ये क्यूब, क्यूब का उल्टा 1/3। ठीक है, तो 4 स्क्वायर मतलब 16, 5 स्क्वायर मतलब 25, 1 का क्यूब मतलब 1, 3 का क्यूब मतलब 27, 87 का, अच्छा ये 81 है, मैंने देखो 7 सोच दिया इसे, 81 है, 81 का रूट 9, 256 का रूट, यहाँ पर कैलकुलेटर हेल्प करेगा हमें, 256 और इसका रूट, रूट साइन होगा उसको यूज करना, ये रहा 16। ठीक है, यहाँ 16 हो गया। 125 कितने का क्यूब होता है, ये 5 का होता है, चेक करके देख सकते हो। कैसे पता चला मुझे, लास्ट में 5 है तो 5 से ट्राई करके देखते हैं ना, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125 होगा, तो 5, ठीक है 5 हो जाएगा। अच्छा, और ये 512, तो 4 का चेक करके देखते हैं 3 बार, नहीं होगा, देखो 4 का नहीं होगा, 5 तो 5 125 तो 5 से ज्यादा होना चाहिए, तो अगर 6 पे चेक करते हैं, 6 इंटू 2 3, 260 नहीं होगा। 7 पे चेक करते हैं, 2 3 नहीं हो रहा है। 8 पे चेक करते हैं, 2 3, हाँ 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है, मतलब 5 का क्यूब टू दी पावर 1/3 और 8 का क्यूब टू दी पावर 1/3, ये हम लोग का आ रहा है। तो ये हो गया। अब हम लोग कंपाउंडिंग कर सकते हैं, ये देखो 16/25 इंटू 1/27 इंटू 9/16 इंटू, ये क्यूब क्यूब कैंसिल आउट, मतलब 5/8 है ना। तो इस पे चेक करते कितना हो जाएगा, 16 16 हटा देते हैं, 9 3 सा 27, 5 5 सा 25, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 8 120, और ये हो गया 1। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 120 आंसर आ रहा है मेरा, 1 डिवाइडेड बाई 120 मतलब नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आ रहा है, नन ऑफ दिस। तो हम एक काम करते हैं, एक बार थोड़ा सा आंसर चेक कर लेते हैं कि हम लोगों ने जो भी किया उसमें आंसर, एक सेकेंड, आंसर कहाँ चला गया, हाँ हम लोगों ने अभी कौन सा वाला किया, ये थोड़ा सा मुझे देख लेना है। 11th का डी आया, तो 11, हाँ 11 का डी है 1/120। ठीक है, तो सही बात, हम लोग का इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 11 तक जो है हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट सीखा ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। 12 के बाद भी रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन वो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। उसके पहले हमारा ये डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट जो भी हम लोगों ने सीखा वो प्रैक्टिस हो गया। अब नेक्स्ट जो है हम लोगों को कहाँ से करना पड़ेगा, 12 से लेके ये क्वेश्चन है टोटल 25 तक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं
नेक्स्ट तुम लोग को ये होमवर्क देते हैं 12 से 25 होमवर्क दे रहा है, मतलब तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए कि तुम लोगों से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन उसके पहले तुम लोग को ये पूरा चीज जो है एक बार याद कर लेना है। हम मुझे लगता है याद हो गया होगा, कंपाउंडिंग यानी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और एक ही इंक्रीज डिक्रीज वाला पॉइंट, और सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट और डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट, ये मेन चीज है। इनवर्स, ठीक है, इनवर्स कैसे होता है, ये सारी चीजों को अगर थोड़ा सा याद कर लेते हो तो चैप्टर मान लो हो गया हम लोग का, ठीक है। अब इसके बाद ये जो भी है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो ये हम लोग धीरे धीरे नेक्स्ट दिन जो है ये सॉल्व कर लेंगे, तो ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।